अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो हम इमरान सीरीज़ की एपिसोड रीड करने जा रहे हैं वो है पीक कॉक, जो कि तहरीर है मज़हर कलीम एमए की। चलिए शुरू करते हैं इसकी पहली किस्त। इमरान हमेशा नाश्ते के बाद पहले मकामी अखबारात को सरसरी नज़रों से देखता था, फिर गैर मुल्की मारूफ अखबारात को पढ़ता था और इस तरह उसका नाश्ता मुकम्मल हो जाता। अखबारात के मुताले को वो नाश्ते का हिस्सा करार दिया करता था। इस वक्त भी नाश्ता ख़त्म करके उसने सुलेमान को आवाज़ दी और ख़ुद अखबारात के बंडल में से मकामी अखबार निकाल कर खोल लिया था और सरसरी से अंदाज में उसे देखने लगा। इसे मालूम था कि मकामी अखबारात में ख़बरों के मयार पर कम और सनसनी खेज़ी से ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बल्कि मकामी इस दफ़ात में खबर जितनी सनसनीखेज़ हो उतनी ही ज़्यादा मियारी समझी जाती है। मामलात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना भी मकामी सफ़ाहत का काम है और इसे ही आला सफ़ाहत समझा जाता है। इसीलिए इमरान सरसरी अंदाज में खबरें देखता था। अलबत्ता कोई उसके मतलब की खबर उसे नज़र आ जाती तो फिर वो उसे बग़ैर पढ़े तो वो उसे बग़ौर पढ़ा करता था। अभी इमरान ने अखबार को खोला ही था कि सुलेमान ट्राली धकेलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और उसने नाश्ते के खाली बर्तन ट्राली में रखना शुरू कर दिए। आप जल्दी से अखबारात से फारिग हो जाएं ताकि आपके सामने हिसाब पेश किया जा सके, सुलेमान ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। हिसाब किताब? अरे, तुम्हें मालूम तो है कि तवील अरसे से खिड़की का दौर चल रहा है और तुम्हें हिसाब किताब की सोच रही है। इमरान ने मुंह बनाते कहा, इसीलिए तो हिसाब किताब पेश कर रहा हूँ ताकि कल को आप ये ना कहें कि कड़की और मंदी के दौर में ख़रीदारी क्यों और कैसे कर ली। सुलेमान ने कहा तो इमरान ने इस तरह इत्मीनान का तवील सांस लिया जैसे उसके कंधों से मनो बोझ उतर गया। अच्छा, तो खरीदारी का हिसाब किताब? मैं समझा था कि तुम अपनी तनख्वाहों और अलाउंसेस के हिसाब किताब का कह रहे हो। इमरान ने इस बार बड़े खुशगवार अंदाज में मुस्कुराते कहा, वो तो अब हिसाब किताब से बाला हो चुका है। मैंने किचन के चंद ज़रूरी आइटम्स खरीदे थे, इनके हिसाब किताब की बात कर रहा हूँ, सलमान ने मुंह बनाते जवाब दिया। अरे वाह, आज का दिन तो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशकिस्मत दिन है कि तुम खुद कह रहे हो कि मामला हिसाब किताब से बाला हो चुका है। वेरी गुड। इस बोझ से तो जान खुलासी हुई, इमरान ने और ज़्यादा खुश होते हुए कहा। मैंने हिसाब किताब से बाला कहा है, हिसाब किताब ख़त्म नहीं कहा, सुलेमान ने मुंह बनाते कहा। बाला का मतलब भी तो यही होता है कि कोई हिसाब किताब ही नहीं हो सकता, यानी ख़त्म। वो क्या कहते हैं हमारी कौमी ज़ुबान में, मिट्टी डालो, इमरान ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा। न जाने आप किस मदरसे से पढ़े हैं। बाला का मतलब बहुत बुलंद, इसीलिए हिसाब किताब से बाला का मतलब हुआ कि हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं, बस जो हिसाब किताब समझ में आए कह दो। यानी जिस तरह लाखों करोड़ों अरबों खरबों के बाद हिसाब किताब से मामलात बाला हो जाते हैं। सुलेमान ने बाकायदा आलिमाना अंदाज में अपनी बात की वजाहत करते कहा तो इमरान का खुशी से फूला हुआ चेहरा यहला लटक गया था। अच्छा, तो फिर कैसा हिसाब किताब? इमरान ने ढीले लहजे में कहा। बताया तो है कि किचन आइटम्स खरीदनी है, सुलेमान ने कहा। खरीद ली हैं तो बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद है कि तुमने खूब छान भटक कर खरीदी होंगी, इमरान ने अखबार की तरफ मुतवज्जा होते हुए बड़े बेनियाज अंदाज में कहा। जाहिर है, मुफलिस और कलाश आदमी का बावर्ची सारी उम्र छान भटक कर ही गुजारा कर देता है। बहरहाल 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। हुए होंगे, तस्लीम है मुझे, इमरान ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, सिर्फ हिसाब किताब बता रहा हूँ। सुलेमान भी आखिर इमरान का ही बावर्ची था, इसीलिए वो इमरान के जान छुड़ाने के से अंदाज ही समझ गया कि इमरान इस मामले को यहीं ख़त्म करना चाहता था ताकि सुलेमान पैसे ना मांगे। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है। तुम जैसा बावर्ची अल्लाह ताला हर एक को नसीब करे जो पैसे मांगे बगैर हिसाब बताता रहे, इमरान ने इस बार खुश होते कहा। तो अब आप अपनी नई खरीदार तो अब आप अपनी नई खरीदी हुई वार्डरोब के खुफिया खाने के अंदर बने हुए मजीद खुफिया खाने में मौजूद 50 लाख रुपए का हिसाब समझ गए, ओके? सलमान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा और ट्रॉली धकेलता हुआ वापस दरवाजे की तरफ जाने लगा। अरे अरे, रुक जाओ, कि तुमने सारे खुफिया खाने कैसे तलाश कर लिए? दुकानदारों का दावा था कि इन खुफिया खानों को सिर्फ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही तलाश कर सकता है और मैंने ये अलमारी इसीलिए खरीदी थी कि यहाँ जब इनकम ही नहीं तो फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का यहाँ क्या काम। लेकिन लगता है कि तुम खुद, तो क्या तुम्हारे आबाओ अजदाद सब इनकम टैक्स में रहे हैं? अरे वो तो मैंने बुरे वक्त के लिए छुपा कर रखे थे, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। जब किचन बंद हो जाता तो इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है, सुलेमान ने मुंह बनाते कहा। अच्छा चलो, 10 लाख के तुमने किचन आइटम्स खरीद लिए, बाकी 40 लाख खासी बड़ी रकम होती है, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। हाँ, आप जैसे मुफलिस और कलाश के लिए वाकई बड़ी रकम होती, लेकिन मौजूदा दौर में इतनी मामूली रकम से तो सब्जी दालें गोश्त भी पूरा नहीं किया जा सकता। मैंने ये सोच कर रख लिए थे कि चलो नमाज
میں نے یہ سوچ کر رکھ لیے تھے کہ چلو پیاز ٹماٹر وغیرہ چند آئٹمس خرید کر رکھ لوں گا، اور اس میں سے بھی آپ کا فائدہ ہے۔ سبزی جس رفتار سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، لگتا ہے کہ اگلے 40 لاکھ کے بجائے 2-4 کروڑ لے کر مارکیٹ جانا پڑے گا۔ سلیمان نے جواب دیا اور ٹرالی دھکیلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، تو عمران نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ لیا کہ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی تھی۔ عمران نے ہاتھ سر سے ہٹا کر ایک لمبا سانس لیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا تھا۔ 40 لاکھ کے ٹماٹر پیاز خریدنے والے باورچی کا مفلس اور کلاش آقا علی عمران MSc DSc آکسن بولہاں۔ عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی قطرے غسیلی آواز سنائی دی، یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے جناب۔ 40 لاکھ کے ٹماٹر اور پیاز، اور وہ بھی صرف ایک ماہ کے لیے۔ اور مہنگائی جس ایکسپریس رفتار سے بڑھ رہی ہے نا، آئندہ ماہ تو شاید کروڑوں میں بھی اتنے ٹماٹر پیاز نہ ملے۔ عمران نے پہلے سے بھی زیادہ رو دینے والے لہجے میں جواب دیتے کہا، کس نے کہا ہے تمہیں؟ کیا تم پاگل ہو؟ خود جا کر چیک نہیں کر سکتے تھے؟ مجھے تسلیم ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں جتنی تم بتا رہے۔ خواہ مخواہ کی فضول باتیں لے کر بیٹھ جاتے۔ میں نے تم سے انتہائی اہم بات کرنی تھی اور تم یہ فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے۔ اس بار سر سلطان نے باقاعدہ غصیلی لہجے میں کہا، یہ حساب کتاب آغا سلیمان پاشا کا ہے، اور اسے تو میں تو کیا، دنیا کا کوئی شخص آپ سمیت چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور جناب، اس سے زیادہ اہم بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ نہ صرف میرا بلکہ پورے ملک کے لوگوں کے کچن بند ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ کی حکومت کے ٹیلی ویژن چینلز روزانہ جو کھانے بنا بنا کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں، وہ نہ جانے کون لوگ بنا کر کھاتے ہیں، اور اس کھانے کے لیے شاید ڈیڈی کو اپنی پوری جاگیر فروخت کرنا پڑے۔ عمران کی زبان رواں تھی، وہ بھلا آسانی سے کہاں قابو میں آنے والا تھا۔ اگر سلیمان نے کہا ہے تو ٹھیک کہا ہے، تم جو ہر وقت بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر کھاتے رہتے ہو، اور ان کھانوں کی رقم سے بھی زیادہ رقم تمہارے نام سے فلاحی اداروں میں جمع کروا آتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے حساب کتاب برابر رہے، اور ظاہر ہے اس رقم کو کچن بجٹ میں ہی شمار کرتا ہوگا۔ سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، ارے کہیں آپ نے اس کے پاس فلاحی اداروں کی رسیدیں تو نہیں دیکھ لی؟ عمران نے چونک کر کہا، ہاں، ایک بار بیگم نے اسے کچن کے کسی معاملے میں مشورہ لینے کے لیے اس کو بلایا تھا، کیونکہ بیگم کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں سلیمان سے زیادہ سمجھدار اور کوئی نہیں۔ وہ مجھ سے ملنے بھی آیا تھا، اس کے ہاتھ میں رسیدیں تھیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے رسیدیں دکھائیں جو سب تمہارے نام کی تھیں۔ سر سلطان نے وضاحت کرتے کہا، وہ بہت بڑا فنکار ہے جناب، آل ورلڈ باورچی ایسوسی ایشن کا اعزازی صدر ہے۔ یہ فلاحی ادارے اس نے خود ہی بنائے ہوں گے، ایسے ادارے جن کا مینیجر بھی وہ خود ہے اور محتمم بھی وہ خود ہے۔ یقیناً اس نے آنٹی کا پرس بھی خالی کرا لیا ہوگا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ وہ جتنا بڑا فنکار ہے اس کا مجھے علم ہے، تم جیسے آدمی سے مستقل گزارا کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں نے جو اہم بات کرنی ہے وہ یہ کہ پاک ایشیا نے مسلم ممالک کے اہم لیڈرز کی ایک میٹنگ بلائی ہوئی تھی، جسے پوری دنیا سے ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا تھا۔ اس میٹنگ میں فلسطین کا موجودہ اہم ترین لیڈر العباس بھی شامل تھا، اور یہ بھی یقیناً تمہیں معلوم ہوگا کہ اس وقت پوری دنیا کے یہودی العباس کو کسی نہ کسی انداز میں پکڑنے کے لیے کوشاں ہیں، کیونکہ یہودیوں کے خلاف اس کی خفیہ تنظیم متاع بے حد کامیاب جا رہی ہے، اور اس تنظیم کے ذریعے اہم یہودی لیڈرز جو مسلمانوں کے خلاف کھل کر کام کر رہے تھے، خصوصاً فلسطین کے خلاف کام کرتے، وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اس خفیہ تنظیم کا جال تقریباً تمام یہودی نواز ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، اور یہودیوں کو متاع نے در پردہ بے حد نقصان پہنچایا ہے۔ اسی لیے العباس کی ہلاکت یہودیوں کا نمبر 1 مشن بن چکا ہے۔ العباس تارکی میں پناہ لیے ہوئے ہے، اور اس کی حفاظت کی وہاں تارکی حکومت نے خصوصی انتظامات کر رکھے ہیں۔ اس خفیہ میٹنگ میں العباس نے بھی شرکت پر رضامندی اس شرط پر دی کہ پاک ایشیا میں اس کی حفاظت پاک ایشیا سیکرٹ سروس اپنے ذمے لے لے۔ سر سلطان نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، کہاں ہونی ہے یہ میٹنگ؟ کتنے روز رہے گی اور اس کا مزید شیڈیول کیا ہے؟ عمران نے سنجیدہ ہوتے کہا، یہ باتیں فون پر نہیں بتائی جا سکتی، تم میرے آفس آ جاؤ۔ سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور رکھ دیا تھا، اور عمران ان کے اس انداز میں ریسیور رکھنے پر بے اختیار مسکرایا، کیونکہ اسے معلوم تھا سر سلطان نے دانستہ ایسا کیا ہے، ورنہ عمران مزید سوالات کرتا رہتا۔ سلیمان، آغا سلیمان پاشا صاحب، عمران نے ریسیور رکھ کر اسے اٹھتے ہوئے کہا، جی صاحب۔ سلیمان کسی جن کی طرح فوراً نمودار ہوتے ہوئے بولا، وہ عمران کے لہجے کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ میں سر سلطان کے آفس جا رہا ہوں، وہاں سے شاید کہیں اور جانا پڑے، اس لیے خیال رکھنا، عمران نے کہا، اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سیاہ رنگ کی کار 4 منزلہ عمارت کے کمپاؤنڈ گیٹ میں مڑی اور پھر سائڈ پر بنی ہوئی پارکنگ میں داخل ہو کر رک گئی۔ یہ ایکریمیا کی ریاست پورٹ لینڈ کے دارالحکومت سائگو کا معروف 3 اسٹار کلب تھا۔ کار پارکنگ میں رکتے ایک نوجوان لڑکی، جس نے جینس کی پینٹ اور شرٹ پر جینس کی ہی
जैकेट पहनी हुई थी, कार से बाहर आई। उसकी तेज सुनहरे बाल इसके कांधों पर बड़े हुए थे। खदोखाल के लिहाज से वो यूनानी निजात दिखाई देती थी। वो कार लॉक कर रही थी कि पार्किंग मैन ने आकर उसे काट दिया। थैंक्स। रॉजर अपने ऑफिस में होगा, लड़की ने पार्किंग मैन से कहा। यस मिस, इनकी कार मौजूद है, इसका मतलब कि वो ऑफिस में मौजूद है, पार्किंग मैन ने मौतवाना लहजे में कहा और नई आने वाली कार की तरफ बढ़ गया था। लड़की ने कार्ड और चाबियां जैकेट की जेब में डाली और कंधे से बैग लटकाए तेज तेज कदम उठाती हुई क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ती चली गई। उसकी शख्सियत का मजमूई तासुर बेहद कशिश अंगेज था और फिर इस पर इसकी खूबसूरत और पुरकशिश चाल ने लोगों को उसे बार बार देखने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन वो मर्दों की नज़रों से बेनियाज आगे बढ़ती चली जा रही थी। फिर मेन गेट में दाखिल होकर वो सीधी काउंटर पर पहुंच गई, जहाँ 6 लड़कियां मुख्तलिफ नौयत के कामों में मसरूफ थीं, जबकि एक लड़की सामने सर्फ रंग का फ़ोन रखे बैठी हुई थी। रॉजर का फ़ोन करके बताओ कि हॉस्की उससे मिलने आई है, लड़की ने फ़ोन वाली लड़की से मुखातिब होकर कहा। क्या आपकी मुलाकात तय है मिस? लड़की ने मुतवाना लहजे में कहा। हाँ, ऐसे ही समझो, हॉस्की ने जवाब दिया तो लड़की ने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। काउंटर से बोल रही हूँ बॉस, एक खातून यहाँ मौजूद है, उन्होंने कहा है कि वो आपसे मुलाकात के लिए आई हैं, उनका नाम हॉस्की है, लड़की ने राब्ता होने पर बात करते बताया। यस बॉस, दूसरी तरफ से बात सुनकर काउंटर गर्ल ने कहा था और रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही उसने एक साइड पर मौजूद नौजवान को इशारा किया। यस मिस। इस नौजवान ने, जिसके सीने पर सुपरवाइजर का बैच मौजूद था, उसने बाकायदा यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, काउंटर के करीब आकर कहा, मिस साहिबा को मैनेजर साहब के ऑफिस तक पहुंचाओ। लड़की ने कहा। यस मिस, आइए मिस साहिबा। सुपरवाइजर ने पहले काउंटर गर्ल को जवाब दिया और फिर हॉस्की से मुखातिब होकर कहा और उसके साथ ही मुड़ गया था। रॉजर का ऑफिस दूसरी मंजिल पर था। इस मंजिल के आखिर में बंद दरवाज़ा था, जिसके बाहर रॉजर की नेम प्लेट मौजूद थी। तशरीफ तशरीफ ले जाइए मिस साहिबा। दरवाज़ा खुला होता है, सुपरवाइजर ने कहा। थैंक यू, हॉस्की ने मुस्कुराते कहा और आगे बढ़कर उसने दरवाजे को दबाया तो वो खुलता चला गया। वो अंदर दाखिल हुई तो ये एक खासा बड़ा और इंतहाई शानदार अंदाज में सजा हुआ ऑफिस था। मेज़ की अकब में ऊंची पुश्त की रिवॉल्विंग चेयर पर एक छोटे कद लेकिन गेंडे जैसे जिस्म का मालिक आदमी खासी चौड़ी कुर्सी के बावजूद इसमें धंसा हुआ बैठा नजर आ रहा था। इसका चेहरा उसकी कद के मुनासबत से बड़ा था। सर पर बाल छोटे थे लेकिन सब के सब नजरकंडों की तरह ऊपर की तरफ खड़े हुए थे। मेरा नाम हॉस्की है, लड़की ने मुस्कुराते कहा और मेज़ की दूसरी जानिब मौजूद कुर्सी पर बैठ गई थी। मैं रॉजर हूँ, इस क्लब का मैनेजर भी और मालिक भी, रॉजर ने जवाब देते हुए कहा। मुझे क्रिस्टाइन ने भेजा है, हॉस्की ने कहा। मुझे मालूम है, उसका फ़ोन आया था और इसी वजह से तो मैं तुमसे मुलाकात अ, और इसी वजह से तो मैंने मुलाकात की इजाज़त दी। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? रॉजर ने कहा। मेरा ताल्लुक वाइट पीकॉक से है, हॉस्की ने कहा था। क्या? ओह ओह। इस बार रॉजर इस बुरी तरह से उछला था कि कुर्सी की किकड़ाहट की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ हल्के से खौफ का तासुर भी उभर आया था, जैसे वो उस नाम से ही खौफजदा हो गया। मुझे हुक्म दें, हुक्म की तामील होगी, रॉजर ने पेशानी पर आ जाने वाले पसीने को हाथ से साफ करते कहा। तुम्हारे जरिए तुम्हारे जरिए स्पेशल लिंक रखा गया है, हॉस्की ने पहले की तरह इत्मीनान भरे लहजे में बात करते कहा। ओह अच्छा, मैं मालूम करता हूँ, रॉजर ने कहा और रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया था, क्योंकि दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। फिर रिसीवर उठाने की आवाज़ सुनाई दी। यस, नेशनल जू एडमिनिस्ट्रेट यस नेशनल जू एडमिनिस्ट्रेटर जॉन हॉपिक बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। 3 स्टार क्लब से रॉजर बोल रहा हूँ। फर्स्ट लिंक वाइट पीकॉक है, दूसरा बताओ, रॉजर ने कहा। होल्ड करो, दूसरी तरफ से कहा गया था और लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हॉस्की खामोशी लेकिन इत्मीनान भरे अंदाज में इस तरह बैठी थी जैसे सारे मामले से उसका कोई ताल्लुक ना। हेलो मिस्टर रॉजर। चंद लम्हों के बाद जॉन हॉपिक की आवाज़ दोबारा सुनाई दी थी। यस, रॉजर ने जवाब देते कहा। सेकंड लिंक कलर ब्राइट गोल्डन है और यही रेट है, दूसरी तरफ से कहा गया था और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। रॉजर ने रिसीवर रखकर मेज़ की दराज खोली और एक अशोक सुनहरी रंग का कार्ड निकालकर उस पर दस्तखत किए और कार्ड हॉस्की की जानिब बढ़ा दिया था। थैंक यू, हॉस्की ने कार्ड लेकर जैकेट की जेब में डालते कहा और उसके साथ वो उठकर ऑफिस से बाहर आ गई थी। थोड़ी देर बाद वो वापस अपनी कार में बैठ चुकी थी। पार्किंग मैन ने उससे कार्ड वापस ले लिया। कार स्टार्ट करने से पहले हॉस्की ने जेब से वो तेज़ गोल्डन रंग का कार्ड निकाला और उसे गौर से देखने लगी। उसके साथ ही उसने जेब से सेल फोन निकाला और कार्ड देकर नंबर प्रेस कर दिया और राब्ते का नंबर प्रेस कर दिया था।
दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर राब्ता कायम हो गया था। यस, सेक्रेटरी फुटबॉल एसोसिएशन, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी थी। इन दिनों सरकारी तौर पर जो फुटबॉल इस्तेमाल किया जाता है, इस पर 4 अंक के कितने दायरे होते हैं? हॉस्की ने अपना नाम बताए बगैर इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। 40। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। हॉस्की ने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दी। इससे पहले वाले नंबर प्रेस करने के बाद आखिर में 40 नंबर प्रेस कर दिया। एक बार फिर दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर राब्ता कायम हो गया था। यस, इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्ट सर्विस, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर 40 से बात करवाएं, मैं हॉस्की बोल रही हूँ। हॉस्की ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, 40 बोलो। हाँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। हॉस्की बोल रही हूँ। सुबह से खराब होती फिर रही हूँ। मैं चीफ से ज़बरदस्त एहतजाज करूँगी कि यह क्या सिलसिला बना दिया। मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया है, हॉस्की ने बड़े नाराज़ से लहजे में कहा। ये सारा खेल स्टारबर्न ने तश्कील दिया है और तुम जानती हो कि चीफ स्टारबर्न की सलाहियतों पर किस कदर एतमाद करता है। 40 ने जवाब देते कहा। इसका मतलब कि स्टारबर्न को हम पर एतमाद नहीं, तो ये सांप और सीढ़ी का खेल तैयार किया है। बहरहाल बोलो, अब कहाँ जाना है? हॉस्की ने इसी तरह नाराज़ लहजे में बात करते कहा। ब्रॉडवे चली जाओ, बाकी तुम जानती तो हो, 40 ने जवाब देते कहा। ओके, थैंक यू, हॉस्की ने कहा और फ़ोन ऑफ करके अपनी जैकेट की जेब में डाला और फिर एक तवील सांस लेकर उसने कार पार्किंग से निकाली थी। फिर कंपाउंडर गेट से बाहर निकाल कर उसने कार का रुख इस तरफ मोड़ लिया था जिधर से वो जल्द अज जल्द ब्रॉडवे एरिया पहुंच सकती थी। हॉस्की एक कट्टर यहूदन थी और यहूदियों की एक इंतहाई खुफिया तंजीम मार्शल की रुकन थी। इस तंजीम का नाम इसलिए भी मार्शल रखा गया था कि इस तंजीम से मुतल्लिक अफराद से दुनिया भर में ऐसे लोगों को कत्ल कराने का काम लिया जाता था जो यहूदियों के नज़दीक उनके खिलाफ ऐसे काम कर रहे हों जिससे यहूदियों और उनके मफादात को इंतहाई नुकसान पहुँचे। इसीलिए इस तंजीम के खुफिया सेक्शन तकरीबन दुनिया के हर बड़े मुल्क में मौजूद थे। मार्शल ने अब तक ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए थे और ऐसे ऐसे अफराद हिलाक कर दिया था जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। यही वजह थी कि मार्शल के पीछे पूरी दुनिया की एजेंसियां काम करती। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मार्शल को दुनिया की इंतहाई ख़तरनाक खुफिया तंजीम करार दिया जाता था और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उसके खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ होती रहती थी। लेकिन अब तक मार्शल के खिलाफ कोई भी एजेंसी कोई कारआमद कार्रवाई ना कर सकी थी। इसमें उसके खसूसी इंतज़ाम का भी ताल्लुक था, जैसे अब हॉस्की शिकायत कर रही थी। हॉस्की मार्शल की एक अहम अहदेदार थी और चीफ ने उसे कॉल कर लिया था। अब न जाने कितने वक्त से हॉस्की चीफ से मिलने के लिए ऐसे इंतजामात से गुजर रही थी कि वो खुद भी तंग आ चुकी थी। लेकिन जाहिर है कि तंजीम के खिलाफ बात नहीं जा सकती थी और फिर तंजीम के खिलाफ कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाया जा सकता था जिससे तंजीम को कोई नुकसान पहुंच सकता। इसलिए बावजूद बात करने के हॉस्की को बहरहाल ऐसे इंतजामात से गुजरना पड़ रहा था। ब्रॉडवे एक वसी और अरीज एरिया था जहाँ रिहायशी इलाके भी मौजूद थे, बिजनेस और कमर्शियल इलाके भी। उसे सिर्फ इतना कहा गया कि ब्रॉडवे चली जाओ और बाकी इस पर छोड़ दिया गया था कि वो इस बारे में जानती है, जबकि हॉस्की सिर्फ इतना जानती है कि ब्रॉडवे में एक बिजनेस प्लाजा मौजूद है जिसमें एक ऑफिस ब्रॉडवे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से कायम है जिसका ताल्लुक मार्शल से है। इसीलिए अब वो इस प्लाजे की तरफ जा रही थी और थोड़ी ही देर बाद वो इस ऑफिस में दाखिल हो रही थी। काउंटर पर मौजूद खूबसूरत मकामी लड़की ने उसका मुस्कुराते इस्तकबाल किया था। मेरा नाम हॉस्की है और मेरा नंबर 40 है, हॉस्की ने मुस्कुराते कहा। ओह अच्छा, लड़की ने चौंक कर जवाब देते कहा और फिर उसने रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। काउंटर से एलेक्स बोल रही। मिस हॉस्की, नंबर 40 काउंटर पर मौजूद है, लड़की ने मुतवाना लहजे में कहा और फिर खामोशी से दूसरी तरफ से होने वाली बात सुनती रही। ओके सर। दूसरी तरफ से कुछ देर सुनने के बाद लड़की ने मुतवाना लहजे में जवाब दिया। फिर रिसीवर रखकर उसने मेज़ की दराज से एक कार्ड निकाला और उस पर कुछ लिखकर उसने कार्ड हॉस्की की जाने बढ़ा दिया। थैंक यू, हॉस्की ने कहा और कार्ड को जेब में डालकर ऑफिस से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर कार में बैठी हुई थी। उसने जेब से वही सफ़ेद रंग का कार्ड निकाला और उसे गौर से पढ़ना शुरू कर दिया। किंग कॉलोनी 003 कार्ड पर अंदराज था। हॉस्की ने एक तवील सांस लेते हुए कार्ड को वापस जेब में डाला और कार्ड स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद वो एक कदीम कॉलोनी जहाँ वाकई महलनुमा इमारतें थीं दाखिल हो रही थी और फिर एक महल जैसी वसी और इस कोठी के बंद गेट के सामने उसने कार रोक दी थी। कोठी के सतून पर नंबर बाकायदा सीमेंट में कुनिंदा हुआ था। 003 साफ पढ़ा जा सकता था। हॉस्की ने जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद छोटा फाटक खुला और पर एक बावर्दी मुसल्लह आदमी बाहर आया था। हॉस्की ने बगैर कोई भी बात किए वही सफ़ेद कार्ड उस आदमी के आगे कर दिया था। मैं चेक करता हूँ, उस आदमी ने मुड़ते हुए कहा और फिर एक बार फिर इस छोटे फाटक से अंदर जाकर उसने फाटक को अंदर से बंद कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद
फाटक मैकान के अंदाज में खुलने लगा तो हॉस्की ने बेख्तियार एक तवील सांस ली, क्योंकि इसका मतलब था कि चीफ मैकार्टो इस महल नुमा हवेली में मौजूद है। और फिर कार अंदर मखसूस पोर्च में रोक कर वो नीचे उतरी तो वही मुलाजिम जो उससे कार्ड लेकर गया था फाटक बंद करके उसकी तरफ आ रहा था। आइए मेरे पीछे, उस मुलाजिम ने कहा। फिर हॉस्की उसकी रहनुमाई में इमारत के अंदरूनी मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरती हुई एक कमरे के दरवाजे के सामने पहुंच चुकी थी। बहुत अंदर मौजूद है, तशरीफ ले जाएं, मुलाजिम ने एक तरफ हटते कहा तो हॉस्की ने दरवाजे पर दबाव डाला। दरवाज़ा खुलता चला गया और हॉस्की अंदर दाखिल हो गई। ये कमरा ऑफिस के अंदाज में सजा हुआ था। बड़ी सी मेज़ के पीछे एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा था, जिसका सर गंजा था, नाक तोते की तरह आगे को झुकी हुई थी, चेहरे पर सख्ती का तासुर था, आंखें तकरीबन गोल थीं जो इस वक्त हॉस्की पर जमी हुई थी। बैठो, इस अधेड़ उम्र आदमी ने उड़ाते हुए लहजे में कहा। थैंक यू बॉस, हॉस्की ने कहा और कुर्सी पर बैठ गई थी। रास्ते में तुमने चेकिंग वे से गुजरने पर एतराज़ किया था, क्यों? अधेड़ उम्र आदमी ने इसी तरह उड़ाते लहजे में कहा। बॉस, वक्त ज़ाया होने का मुसलसल एहसास होता रहता है, हॉस्की ने जवाब देते हुए कहा। तो बॉस के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट तैरने लगी। तुम्हारी यही हाजिर जवाबी हर बार तुम्हें मेरे अताब से बचा लेती है। ओके, तुम्हें मैं ज़ीरो पर्सनैलिटी करार दे देता हूँ, यानी कहीं तुम्हारी चेकिंग की ज़रूरत नहीं। मैं भी ज़ीरो पर्सनैलिटी। अब तुम भी हो गई हो, बॉस ने कहा, और इसके साथ ही उसने मेज़ की दराज खोलकर एक सुनहरी रंग का बैज निकाला और फिर हॉस्की की जानिब बढ़ा दिया था। बेहद शुक्रिया बॉस, हॉस्की ने उठकर बैज लेते हुए कहा, और फिर बैज को चूमकर उसने अपनी जैकेट की जेब में डाल दिया था। उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठा था, क्योंकि ज़ीरो पर्सनैलिटी का मतलब कि वो हर किस्म की चेकिंग से मुबरा हो गई और अब इसका ओहदा सेक्शन में से बड़ा हो गया है। अब सुनो, एक ऐसा मिशन पीकॉक को दरपेश है कि इससे ज़्यादा अहम और सख्त मिशन पहले कभी सामने नहीं आया, और इस मैंने इस मिशन के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है। बॉस ने आगे की तरफ झुकते कहा। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि फतह पीकॉक की होगी, हॉस्की ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। तो बॉस ने मेज़ की दराज खोली और एक फ़ाइल निकालकर उसने हॉस्की के सामने फेंक दी थी। इसे पढ़ो और मुझे वापस कर दो, बॉस ने कहा। तो हॉस्की ने फ़ाइल उठाकर उसे खोला। फ़ाइल में सिर्फ 2 सफ़हात थे जिन पर बारीक अल्फाज में टाइप किया गया था। हॉस्की फ़ाइल पढ़ती रही और फिर उसने एक तवील सांस लेते फ़ाइल बंद की और उसे उठाकर वापस बॉस के सामने रख दिया था। बॉस ने फ़ाइल उठाई और उसे वापस खुली हुई दराज में रखकर उसने दराज बंद कर दी। बॉस, बेहद दिलचस्प मिशन है, बज़ाहिर जितना भी मुश्किल हो, लेकिन मेरे सेक्शन के लिए मुश्किल नहीं। मैंने इसे बेशुमार मिशंस मुकम्मल किए हैं, हॉस्की ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। तुम इसे आसान समझ रही हो, लेकिन इस मिशन ने पूरी दुनिया के यहूदी ज़ुअमा की नींदें उड़ा रखी हैं, बॉस ने कहा। तो हॉस्की बेख्तियार उछल पड़ी। बॉस, मैं, या आप क्या कह रहे हैं? एक बीमार आदमी को अगवा करके किसी खास स्पॉट पर पहुंचाना किसी मुश्किल मिशन? कोई मुश्किल मिशन नहीं, ऐसे हज़ारों मिशंस मैंने अब तक मुकम्मल किए हैं, और यह आदमी अल्लाबाद तो सरकारी अहमियत नहीं रखता, जबकि हमने टॉप सरकारी शख्सियात को आसानी से अगवा किया है, हॉस्की ने कहा था। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है। पीकॉक के तमाम सेक्शंस में तुम्हारा सेक्शन ऐसे मामलात में बेहद कामयाब रहा है, इसीलिए तो तुम्हें कॉल किया गया है। लेकिन इसके बावजूद मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस बारे में तमाम मुमकिन ख़तरों से तुम्हें पेश की आगाह कर दिया जाए, बॉस ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यस बॉस, बॉस को इस कदर संजीदा देखकर हॉस्की ने भी इंतहाई संजीदा लहजे में कहा था। तुमने फाइल में पढ़ तो लिया होगा कि अल्लाबाद हमारे लिए किस कदर अहमियत रखता है, इसलिए खुफिया तंजीम मता के सरफरोश पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और इन लोगों ने यहूदियों को जिस कदर नुकसान पहुंचाया है, इस कदर शायद ही किसी ने पहुंचाया। अल्लाबाद तारकी में मुस्तकिल पनाह लिए हुए है, और बावजूद हमारी सरतोड़ कोशिशों के हम इसका फ़ोन कैच कर सके हैं, और ना ही इसके बारे में कोई मालूमात मिल सकी है। हत्ता कि तारकी के आला हक्काम और आला फ़ौजी हक्काम भी इससे लाइल्म हैं, और तारकी में बैठा मता को कंट्रोल करता रहता है। तार्की के आला हक्काम से मुसद्दका रिपोर्ट मिली है कि अब्बास पाक एशिया में आइंदा चंद रोज़ में होने वाली इस्लामी लीडरों की कॉन्फ्रेंस में बतौर मुबस्सिर शरीक हो रहा है। गो वो गुज़िश्ता 2 माह से बीमार है, उसकी यादाश्त खासी हद तक ख़राब हो चुकी है, और उसने मता की सरबराही से अज़ खुद अलहदा होने की पेशकश भी की है, लेकिन मता के सरबराह ने उसकी ज़िंदगी तक उसे बतौर सरबराह कायम रखने का ऐलान कर दिया है। अलबत्ता वो फंक्शनल कामों से अलहदा हो गया है, और इसके नायब इस्तेहकाक राजी ने उसकी जगह संभाली है, लेकिन बज़ाहिर सरबराह अल-अब्बास ही है, और हमने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान अल-अब्बास को अगवा करना है और ऐसी जगह पहुंचाना है जिसके बारे में किसी को इल्म ना हो सके, और ये काम तुम्हारे सेक्शन के ज़िम्मे लगाया गया है, बॉस ने मुसलसल बोलते कहा। तो बॉस, जिस खतरे की बात आपने की थी वो खतरा क्या है? क्या मता से खतरा है? हॉस्की ने कहा था। मता से तो खतरा होगा ही, लेकिन असल खतरा पाक एशिया सीक्रेट सर्विस और
خاص طور پر اس کے لیے کام کرنے والے احمق ایجنٹ عمران سے ہے، باس نے کہا تھا۔ احمق ایجنٹ؟ کیا مطلب باس؟ ہاسکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے پاک ایشیا ایجنٹ عمران کے بارے میں کچھ نہیں سنا؟ باس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صرف اتنا سنا ہے کہ وہ انتہائی خطرناک ایجنٹ سمجھا جاتا ہے اور بس، لیکن آپ تو اسے احمق کہہ رہے ہیں، اور کوئی احمق کیسے خطرناک ایجنٹ ہو سکتا ہے؟ ہاسکی نے کہا تو اس بار بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ عمران ایسا ہی ایجنٹ ہے، بظاہر احمق اور مسخرہ سا آدمی ہے جس کی باتوں پر لوگ ہنس پڑے، لیکن در حقیقت انتہائی حد تک ذہین اور انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے۔ دوسرے لفظوں میں، بھیڑ کے بچے کے روپ میں وہ خوفناک بھیڑیا ہے۔ اسرائیل کو جس قدر نقصان اس اکیلے عمران اور اس کے ساتھیوں نے پہنچایا ہے، اتنا اور کسی نے نہیں پہنچایا۔ اسرائیل کے صدر اس بات کے سخت خلاف تھے کہ العباس کو پاک ایشیا سے اغوا کیا جائے، لیکن ہم مجبور تھے کہ شاید یہ پہلا اور آخری موقع ہے اور ہم اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، باس نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے باس، اب میں اس کی شخصیت کو بہتر انداز میں سمجھ گئی ہوں، لیکن باس، آپ نے کہا ہے کہ العباس بیمار ہے اور اس کی یادداشت کو نقصان پہنچا ہے، تو اس صورت میں آپ کو کیا حاصل ہو سکے گا؟ کیوں نہ اسے گولی مار دی جائے، ہاسکی نے کہا تھا۔ ایک بار زندہ ہمارے ہاتھ لگ جائے، اس کے بعد ہمارے ماہر ڈاکٹر خود ہی اس کا علاج کر لیں گے، چاہے اس میں 1 ماہ لگ جائے یا 2 ماہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، باس نے کہا تھا۔ باس، اس کے اغوا ہوتے ہی متا کا پورا ہی سیٹ اپ اگر بدل دیا گیا تو پھر؟ ہاسکی نے کہا۔ تمہارے یہی ذہانت سے پر سوالات مجھے پسند ہیں۔ تم نے درست سوچا ہے، لیکن جس انداز میں متا کام کرتی ہے اس میں کوئی بڑی انتظامی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، اور دوسری بات یہ کہ انہیں معلوم ہوگا کہ العباس کی یادداشت کام نہیں کرتی، اسی لیے وہ ہمیں متا کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکے گا، جبکہ ہمارے ماہرین اس کی یادداشت اوپن کر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر متا کا پوری دنیا میں مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے گا، باس نے کہا۔ اوکے باس، اب آپ یہ بتا دیں کہ العباس کو کہاں پہنچانا ہے؟ بہت ہاسکی نے کہا تھا۔ تم نے اسے اغوا کر کے بندرگاہ پر موجود ایک اسپیڈ بوٹ گلیکسی تک پہنچا دینا ہے۔ اسپیڈ بوٹ کا کیپٹن ریمنڈ نام کا ہے۔ تم پہلے سے مل کر تمام انتظامات کرو گی، اور پھر تم نے العباس کو ریمنڈ کے حوالے کر کے خود واپس چلے جانا ہے۔ اس کے بعد تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ ریمنڈ اسے کسی اور کے حوالے کرے گا، اور پھر کئی ہاتھوں سے گزرنے کے بعد وہ یہاں پہنچ جائے گا جہاں اسے پہنچانا مقصود ہے۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ متا اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس کا سراغ نہ لگا سکیں، باس نے کہا تھا۔ یس باس، اب مجھے اجازت دیں، ہاسکی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں تم جا سکتی ہو۔ پاک ایشیا روانگی سے پہلے اپنے پروگرام اور پلان سے مجھے تفصیلاً آگاہ کر دینا، اور ہاں، وہاں ایک فعال پارٹی تمہاری مدد کے لیے موجود ہے۔ اس پارٹی کے سربراہ کا نام کراسبی ہے، اور کراسبی پاک ایشیا دارالحکومت کے ایک کلب جس کا نام کراس کلب ہے، اس کا مالک اور جنرل مینیجر ہے۔ تم اسے فون کر کے صرف اپنا نام ہی بتاؤ گی تو وہ تمہارے تحت ہر وہ کام کرے گا جس کا تم اسے حکم دو گی، باس نے کہا تھا۔ کیا اسے ہمارے پلان کا علم ہے؟ ہاسکی نے پوچھا۔ ہاں، فیلڈ کے تمام انتظامات وہی کرے گا، وہ ہمارے لیے انتہائی با اعتماد آدمی ہے، باس نے کہا۔ یس باس، گڈ بائے، تھینک یو فار مشن، ہاسکی نے کہا، اور پھر کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ہلکے نیلے رنگ کی جدید ماڈل کی گاڑی ایک کوٹھی کے گیٹ کے سامنے رک گئی تھی، اور گاڑی نے 3 بار مخصوص انداز میں ہارن دیا تو کوٹھی کا چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک باوردی نوجوان باہر آیا تھا۔ پھاٹک کھولو، کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے نوجوان نے سر نکال کر آنے والے سے کہا۔ یس سر، اس نوجوان نے کہا اور مڑ کر واپس پھاٹک میں داخل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھلا اور کار آگے بڑھ گئی تھی۔ ایک طرف باقاعدہ پورچ بنا ہوا تھا جس میں 2 کاریں پہلے ہی موجود تھیں۔ نوجوان نے کار پورچ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے کار لاک کی، اور پھر جیب میں سے ایک سیل فون نکال کر اس نے بٹن پریس کرنے شروع کر دی۔ افندی بول رہا ہوں باس، ہیڈ کوارٹر کے پورچ سے، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، آ جاؤ۔ دوسری طرف سے بھاری سی آواز سنائی دی تو افندی نے فون آف کر کے واپس جیب میں ڈالا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا عمارت کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ یہ بظاہر ایک رہائشی عمارت تھی اور یہاں ڈاکٹر خلیل زاد کی رہائش گاہ تھی۔ ڈاکٹر خلیل زاد ریٹائرڈ پروفیسر تھے۔ وہ اپنے ملازموں کے ساتھ اس کوٹھی میں رہائش پذیر تھے کیونکہ اس نے ساری عمر شادی ہی نہ کی تھی، اور یہ کوٹھی دراصل تار کی سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور ڈاکٹر خلیل زاد تار کی سیکرٹ سروس کا سربراہ تھا، اور افندی سیکرٹ سروس کا سب سے فعال ایجنٹ تھا۔ یہ کوٹھی تار کے دارالحکومت آگرہ کی ایک رہائشی کالونی میں واقع تھی۔ افندی کو چیف نے کال کیا اور اسی لیے افندی یہاں پہنچا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ مہاگنی کی بڑی سی میز کے پیچھے ایک دبلا پتلا بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال بھی سفید تھے
छोटी सफ़ेद रंग की मूछें और सफ़ेद रंग की छोटी सी दाढ़ी भी थी। आंखों पर नज़र की ऐनक से वो सीक्रेट सर्विस के चीफ के बजाय वाकई कोई यूनिवर्सिटी का रिटायर्ड प्रोफेसर ही नज़र आता था। बैठो अफंदी, चीफ ने कहा तो अफंदी मुतवाना अंदाज में मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया था। तुम्हें मालूम है कि पूरी दुनिया की यहूदी मता के चीफ अल अब्बास के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन अल अब्बास आज तक उनके हाथ नहीं आ सका। वो तार्की में है, लेकिन सिवाय चंद खास और ख़ास लोगों के और किसी को भी मालूम नहीं कि अब्बास कहाँ है और कहाँ रहता है। अलबत्ता इसका राब्ता उसके मातहतों के साथ मुस्तकिल रहता है। यहूदी तंजीमें उसे हलाक करते या फिर अगवा करने के लिए बेशुमार कोशिशें कर चुकी हैं, लेकिन आज तक उन्हें इस बारे में मुकम्मल नाकामी का सामना करना पड़ा है। चीफ ने आगे की तरफ झुकते हुए मुसलसल बोलते कहा, तो अब क्या होगा बॉस? कोई ताज़ा धमकी मिली है उसे? अफंदी ने पूछा। नहीं, बल्कि पाक एशिया में मुस्लिम ममालिक के अहम लीडरों की खुफिया मीटिंग हो रही, जिसमें फ़लस्तीनी और मिशबार दोनों तनाज़ों के ठोस हल के लिए ठोस और संजीदा इक़दाम न सिर्फ तजवीज़ किए जाएंगे, बल्कि मुस्लिम ममालिक एक साथ मिलकर दोनों तनाज़ों को हर सूरत में हल करने पर आइंदा काम भी करते रहेंगे। इस मीटिंग की अहमियत के पेश नज़र मता का फ़लस्तीनी लीडर अल अब्बास भी इस मीटिंग में पाक एशिया की दावत पर शामिल हो रहा है। हुकूमत पाक एशिया ने गारंटी दी है कि इसकी माकूल हिफाजत की जाएगी। चीफ ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर जनाब हमारे लिए क्या मसला बाकी रह गया? अफंदी ने कुछ ना समझने वाले लहजे में कहा। मुझे यकीन है कि यहूदी तंजीमें और ख़ास तौर पर उनकी हालिया दिनों में उभर कर सामने आने वाली खौफनाक तंजीम पीकॉक अल अब्बास को अगवा करने की कोशिश ज़रूर करेगी। चीफ ने कहा था। अगवा करने की कोशिश करेगी जी, या हलाक करने की? अफंदी ने कहा। मेरा ख्याल है कि अगवा करने की कोशिश की जाएगी, हलाकत उनके फ़ायदे में नहीं जाएगी। चीफ ने कहा था। वो कैसे चीफ? अफंदी ने हैरत भरे लहजे में कहा। अल अब्बास बीमार है। उसकी यादाश्त के बारे में माहिराना तबी राय है कि सिवाय करीब की यादाश्त की उसकी तमाम यादाश्त ख़त्म हो चुकी है। ये कोई ख़ास बीमारी है जिसका बड़ा मुश्किल सा तबी नाम है, और इसे अगवा करने वाले अगर इस बीमारी का इलाज कर सकें तो फिर वो अल अब्बास से फ़ायदा उठा सकते हैं और मता के फ़लस्तीनी सेटअप के बारे में मालूमात हासिल करके इस पूरी तंजीम का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन उसे हलाक करने की सूरत में तो ये चांस ही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मुझे यकीन है कि उसे अगवा करने की कोशिश की जाएगी, ताकि उसकी यादाश्त वापस लाई जा सके, और अगवा की कोशिश यकीनन पाक एशिया में होगी। चीफ ने कहा था। पाक एशिया ने हिफाजत की गारंटी दी है, तो फिर वो हिफाजत भी करेंगे। अफंदी ने कहा। वो तो करेंगे, लेकिन चूंकि मदा का हेडक्वार्टर तार्की में है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ना ही तार्की के हकाम चाहते हैं कि अल अब्बास अगवा हो जाए। इस तरह तार्की को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए आला हकाम ने फैसला किया है कि तार्की सीक्रेट सर्विस के अरकान को वहां भेजा जाए, जो तार्की के प्राइम मिनिस्टर की हिफाजत के साथ साथ अल अब्बास की भी हिफाजत करें। इसीलिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? चीफ ने कहा था। यस चीफ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और ये हमारी ड्यूटी भी है। अफंदी ने जवाब दिया। गुड। अल अब्बास के पाक एशिया जाने में चंद रोज़ रह गए थे। तुम्हें इत्तला मिल जाएगी, चीफ ने कहा। लेकिन चीफ, अल अब्बास वहाँ कहाँ रहेगा और पाक एशिया उसकी हिफाजत कैसे करेगा? इसका पूरा प्लान हमें मिलना चाहिए, और दूसरी बात यह कि पाक एशिया के सिक्योरिटी वालों को हमारे साथ मिलकर काम करना होगा। अफंदी ने कहा था। ये सब हो जाएगा, इसकी तुम फिक्र मत करो, चीफ ने कहा। ओके चीफ, मैं आपकी कॉल का मुंतज़िर रहूँगा, अफंदी ने उठते हुए कहा, और फिर चीफ के इस बात में सर हिलाने पर उसने सलाम किया और उठकर ऑफिस से बाहर आ गया था। उसके चेहरे पर खासे इत्मीनान के तासुरात मौजूद थे, क्योंकि ये मिशन उसके लिए मुश्किल नहीं था। सिक्योरिटी के मिशन में वो उसका सेक्शन खासूसी महारत रखता था, इसलिए वो हर तरह से मुतमईन था कि अल अब्बास को अगवा होने या फिर हलाक होने से आसानी से महफूज रखा जा सकता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इमरान ने सर सुल्तान के ऑफिस के दरवाजे पर रुककर सर झुकाते हुए बड़े मौदमाना लहजे में कहा। आओ आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और तुम खड़े इजाज़त मांग रहे हो? सर सुल्तान ने कदरे गौसीले लहजे में कहा, जबकि उनके साथ एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था, जिसकी खदोखाल बता रहे थे कि वो फ़लस्तीनी है। आपने खुद ही तो लिख रखा है, बगैर इजाज़त अंदर आना मना है, और हर जगह हमेशा यही अल्फाज लिखे होते हैं। इसका मतलब यह है कि अंदर आने वाले तो इजाज़त की ज़रूरत होती, लेकिन बाहर जाने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये अबू सलाम है, फ़लस्तीनी है और खुफिया तंजीम के लीडर हैं, और अबू सलाम ये अली इमरान है, जिसका पहले मैंने आपसे जिक्र किया था। सर सुल्तान ने इन दोनों का तारुफ करवाते कहा। तो अबू सलाम उठ खड़े हुए और उन्होंने बड़े पुरजोश अंदाज में इमरान से मुसाफा किया। इमरान साहब का नाम तो हर फ़लस्तीनी के दिल में धड़कता है जनाब। फ़लस्तीन तो इनके कसीदे कहते नहीं थकते, क्योंकि जो कारनामे उन्होंने फ़लस्तीन के लिए अंजाम दिए हैं वो वाकई हैरत अंगेज़ है। अबू सलाम ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। ओह ओह जनाब, मन आनम के मन दाना,
मेरा मतलब है कि मैं जो कुछ हूँ मैं खुद ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। अगर आपने तारीफ़ ही करनी है तो अल्लाह ताला की करें जिसने बकरी बनाई। मेरा मतलब है कि ये सारी कायनात बनाई। इमरान ने बड़े बौखलाए हुए लहजे में कहा। तो अबू सलाम बेख्तियार हंस पड़े, जबकि सर सुल्तान ने गुस्से से आंखें निकालना शुरू कर दी। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना ना होता तो शायद मैं आपकी बातों पर परेशान हो जाता, लेकिन मुझे मालूम है आप ऐसे ही खूबसूरत और दिलकश बातों की वजह से पहचाने जाते हैं। अबू सलाम ने बड़े अकीदत भरे लहजे में कहा। अबू सलाम साहब आपकी अबू सलाम साहब, इसकी ज़्यादा तारीफ ना करें, वरना इसका दिमाग तो सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। सर सुल्तान ने अबू सलाम से कहा तो अबू सलाम बेख्तियार हंस पड़े। और जहाँ मेरी मुलाकात सर सुल्तान से हो सकती है, चलो फिलहाल ज़मीन पर ही सही, फरमाइए क्या हुक्म है। इमरान ने कुर्सी पर बैठते कहा। ये अब्दुल सलाम साहब फ़लस्तीनी हैं और फ़लस्तीनियों की एक इंतहाई अहम और इंतहाई खुफिया तंजीम मता के सरकर्दा लीडर हैं। मता का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ यहूदी हैं इनकी तरफ से की जाने वाली हर गलत हरकत को न सिर्फ चेक करती है बल्कि इनका इंतकाम भी लिया जाता है। जब से मता वजूद में आई है और उसने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, इसराइलियों के लिए फ़लस्तीनियों के खिलाफ लड़ना रोज़ बरोज़ मुश्किल तरीन होता जा रहा है। इसराइली एजेंटों और यहूदी अफराद ने मता को ट्रेस करने और इसका खात्मा करने की हमेशा मुसलसल कोशिश की है, लेकिन अल्लाह ताला के करम और फजल के साथ साथ ये मता के सरबराह और लीडर अल अब्बास की बेपनाह जहानत का भी दखल है कि उनकी कोशिशों से यहूदी नाकाम रहे हैं। इन दिनों अल अब्बास काफ़ी बीमार हैं और ये बीमारी ऐसी नहीं कि वो चल फिर नहीं सकते या बात नहीं कर सकते, बल्कि उनकी बीमारी जहनी है। उनकी यादाश्त गायब हो गई है, अलबत्ता करीब की यादाश्त कायम रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिनों तक के वाक़यात ना सिर्फ़ उन्हें याद रहते हैं, बल्कि इन 2-4 दिनों में मिलने वाले अफ़राद को भी वो पहचानते हैं। लेकिन जैसे ही ज़्यादा दिन गुज़र जाएँ, उनकी याददाश्त गायब हो जाती है। अल अब्बास का बहुत नामवर डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन वो पूरी तरह ठीक ना हो सके। अलबत्ता फ़र्क पड़ गया कि 2-4 दिनों की याददाश्त अब 1 माह तक फैल गई। सर सुल्तान ने तफ़सील से बात करते हुए कहा, आपको इस बारे में इतनी तफ़सील का कैसे इल्म हुआ? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसे वाक़ई हैरत हो रही थी कि सर सुल्तान को गैर मुल्की तंज़ीम के बारे में इस कदर गहरी और बारीक बातों का कैसे इल्म हुआ। मेरी अल अब्बास से फ़ोन पर बात हुई है और बाकी मानदा ब्रीफिंग अबू सलाम ने दे दी है। सर सुल्तान ने मुस्कुराते कहा। ठीक है, लेकिन अब मसला क्या है? इमरान ने कहा। मसला यह है कि पाक एशिया ने तमाम मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने और मिलकर मुस्लिम दुनिया को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और इस कॉन्फ्रेंस में अल अब्बास को भी बतौर मुबस्सिर मदऊ किया गया है, क्योंकि इनकी तंजीम मता इस वक्त मुस्लिम दुनिया के हक में बेहद फ़ाल हो रही है। पहले तो अल अब्बास साहब ने बवजह बीमारी इनकार कर दिया, लेकिन हमारे इसरार पर उन्होंने शिरकत की हामी भर ली है। इस शर्त पर भर ली कि पाक एशिया हुकूमत उनकी हिफाजत की गारंटी दे। चनाचा हमने गारंटी दे दी है और मिलिट्री इंटेलिजेंस को ये काम सौंप दिया है। अल अब्बास साहब का फ़ोन आया कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस से मुतमईन नहीं है, इसीलिए उनकी हिफाजत के लिए पाक एशिया सर्विस से गुजारिश की जाए, और यही पैगाम लेकर अबू सलाम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया कि तुम चीफ से दरख्वास्त करो ताकि अल अब्बास इत्मीनान से इस मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर सकें। सर सुल्तान ने एक बार फिर तफसील से उसको बता दिया था। आपको तो इल्म है सर सुल्तान के पाक एशिया सीक्रेट सर्विस अपने आप को ज़ाहिर नहीं किया करती। अलबत्ता ये हो सकता है कि चीफ इस बात पर रजामंद हो जाए कि हम दरपर्दा की हिफाजत करेंगे। बज़ाहिर सामने मिलिट्री इंटेलिजेंस हो और मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी ना बताया जाए कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस भी दरपर्दा निगरानी कर रही है, ताकि वो सुस्त न पड़ जाए। इमरान ने कहा था। हमें यह भी मंजूर है इमरान साहब। हम पर कीमत हम हर कीमत पर अल अब्बास साहब की हिफाजत चाहते हैं, क्योंकि यहूदी उनकी जान के दुश्मन हैं। अबू सलाम ने जवाब देते कहा। अव्वल अल अब्बास साहब इस वक्त कहाँ हैं? इमरान ने पूछा था। तार्की में, अबू सलाम ने जवाब देते कहा। क्या वहाँ उन पर हमला किया गया है या नहीं? इमरान ने पूछा। वहाँ सिवाय चंद खासुल अफराद के और किसी को मालूम नहीं कि अल अब्बास साहब कहाँ हैं, और वो खुद भी बहुत तेज़ी से अपने ठिकाने और मेकअप बदलते रहते हैं। अबू सलाम ने जवाब देते कहा। सर सुल्तान, आपने यहाँ आने वाले मेहमानों और खसूसन अल अब्बास की रिहाइश और आने जाने के सिलसिले में कोई प्लान बनाया है? इमरान ने कहा था। अभी तो इनकी आमद में 2 हफ्ते पड़े हैं। इस दौरान ये सब कुछ तय हो जाएगा। हमने तमाम आने वाले मेहमानों और बिलखसूस अल अब्बास साहब की हिफाजत करनी है, क्योंकि हमें उनकी अहमियत का बखूबी और पूरा एहसास है। सर सुल्तान ने कहा था। क्या मैं मुतमईन रहूं सर सुल्तान के पाक एशिया सीक्रेट सर्विस दरपर्दा ही सही अल अब्बास साहब की हिफाजत करेगी? अबू सलाम ने कहा। इसका जवाब इमरान दे सकता है, क्योंकि यही वो वाहिद शख्सियत है जो चीफ से अपनी बात मनवा सकता है। सर सुल्तान ने कहा था। ऐसी कोई बात नहीं जनाब। चीफ साहब सबसे ज़्यादा इज्जत और एहतराम सर सुल्तान ही का करते हैं। बहरहाल आप जाकर उन्हें अल अब्बास को
बहरहाल आप जाकर अल्लाहबाद साहब को तसल्ली दें, इंशाल्लाह उनकी हिफाजत की जाएगी। इमरान ने कहा था। ओके शुक्रिया, अब मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ। अबू सलाम ने वाकई बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। अब मुझे इजाज़त दीजिए सर सुल्तान, मेरा तैयारा एयरपोर्ट पर रवानगी के लिए तैयार खड़ा है। अबू सलाम ने उठते हुए कहा। आप मेरे साथ खाना खाकर जाएं, सर सुल्तान ने बड़े मोहब्बत भरे लहजे में कहा। बेहद शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ होगा, अबू सलाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं बैठूं या चला जाऊं? इमरान ने बड़े उम्मीद अफजा अंदाज में सर सुल्तान की तरफ देखते कहा। तुम ठीक से बात करो और मुझे बताओ कि वो पूरी तरह से मुतमईन हो सकूं, सर सुल्तान ने कहा। वो शायद इमरान के फिक्रे का असल मफहूम ना समझे। इमरान के मुताबिक वो ये पूछना चाह रहा था कि उसे भी खाने की दावत है या नहीं। चलो मैं किसी होटल में खाना खा लूँगा, बशर्ते कि आप अपना विजिटिंग कार्ड दे दें, इमरान ने उठते हुए कहा। मेरा सिर्फ नाम ले लेना इतना ही काफ़ी है, सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह जमहूरी दौर है, आपके सुल्तानी और नाम व शाही है काम अब सिवाय बेचारे अली इमरान के और कौन मानेगा। अल्लाह हाफिज़, इमरान ने कहा, फिर मुड़कर तेज़ी से चलता हुआ ऑफिस से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हो रहा था। खुशामदीद, आज का दिन तो बहुत मुबारक है, आपने दानिश मंजिल का चक्कर तो लगाया, ब्लैक जीरो ने सलाम दुआ के बाद बाकायदा गिले शिकवे के अंदाज में कहा। अब मुझे क्या पता था कि तुम अकेले डरते हो, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर देता, इमरान ने मुस्कुराते कहा और अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठ गया था। मैं तो सिवाय अल्लाह ताला के और किसी से नहीं डरता, लेकिन अकेले रह रहकर भी सख्त बोर हो चुका हूँ। अकेले आप हैं जो यहाँ आते हैं, आप ही इधर का रुख नहीं करते, न जाने आज कैसे भूलकर इधर आ गए। ब्लैक जीरो का शिकवा मजीद बढ़ गया था। अरे अरे, तुम तो वाकई सीरियस हो, चलो मैं आगा सुलेमान पाशा को तुम्हारे पास भेज दिया करूँगा, मेरा कर्जा भी उतर जाएगा और तुम्हारी तन्हाई भी दूर हो जाएगी, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। सुलेमान के यहाँ आने से आपका कर्जा कैसे उतर जाएगा, ब्लैक जीरो ने कहा। जाहिर है तुमने उसे भारी तनख्वाह और अलाउंसेस देने हैं, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे लिए कंजूस हो, वरना तो तुम अपने मेंबर्स को भारी तनख्वाहें और अलाउंसेस देते हो, इसीलिए लाजमन आगा सुलेमान पाशा को भी भारी तनख्वाह और अलाउंसेस मिलेगा। क्योंकि उसे मैंने यहाँ भेजा होगा, इसीलिए उसकी आधी तनख्वाह मेरे कर्जे में बराबर हो जाया करेगी, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा तो ब्लैक जीरो एक बार फिर हंस पड़ा। आज आप इधर कैसे भूल आए, क्या कोई नया केस शुरू हो गया, ब्लैक जीरो ने हंसते कहा। केस तो नहीं, अलबत्ता एक बेकार भुगतना बढ़ा, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। बेकार क्या मतलब, ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा था। इमरान ने सर सुल्तान के फ़ोन आने से लेकर सर सुल्तान के ऑफिस में अबू सलाम से मुलाकात तक की तमाम तफसीलात उसे बता दी थी। तो ये बेकार कैसे हुई इमरान साहब, हमने बहरहाल अपने मेहमानों का तहफ़्फ़ुज़ तो करना ही है, चाहे किसी भी अंदाज में करें, ब्लैक जीरो ने संजीदा लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि आप कि इस कदर हाई प्रोफाइल शख्सियत को बुलाने का कोई फ़ायदा तो नहीं, वो क्या मदद कर सकता है आलम इस्लाम की, इमरान ने मुंह बनाते कहा। इमरान साहब, जैसा कि आपने खुद बताया कि उसकी तंजीम मता ने पूरी दुनिया की यहूदियों को सब परेशान कर रखा है और उसकी तंजीम से आलम इस्लाम ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, ब्लैक जीरो ने कहा। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि लबास की करीब की यादाश्त तो ठीक है, लेकिन दूर की यादाश्त ख़राब है जो ठीक नहीं हो सकती। हालांकि अगर यादाश्त 30% भी ठीक हो तो इसे 100% एक खसूसी ऑपरेशन से आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं। ठहरो, मैं पहले उसे कंफर्म कर लूँ, ऐसा ना हो कि मुझे ही इस बारे में कुछ गलत फहमी हो, इमरान ने कहा। किससे कंफर्म करेंगे, ब्लैक जीरो ने चौंक कर पूछा। ग्रेट लीडर के डॉक्टर ब्रुक इस मजमून में अथॉरिटी हैं, इनकी तमाम उम्र इसी मजमून पर काम करते गुजरी है, उनके वालिद मेरे उस्ताद थे और तब से मेरे डॉक्टर ब्रुक से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो मुझसे थोड़ा सा उम्र में बड़े हैं। वो सिर्फ डायरी देना ज़रा, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया था। मेज़ की दराज खोलकर उसने सुर्ख रंग के कवर वाली एक ज़ख़ीम डायरी निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दी। इमरान ने डायरी खोली और उसके सवाल पलटने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद उसकी नज़रें एक सफ़े पर जम गईं और फिर उसने डायरी को बंद करके मेज़ पर रखा। फ़ोन अपनी तरफ खिसकाकर उसने रिसीवर उठाया और फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लाउडर का बटन चूँकि यहाँ मुस्तकिल तौर पर प्रेस रहता था, इसीलिए उसे बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर रिसीवर उठा लिया गया था। यस, डॉक्टर ब्रुक हाउस, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। बाकेशिया से अली इमरान बोल रहा हूँ, डॉक्टर ब्रुक से बात करवाएं, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, डॉक्टर ब्रुक बात कर रहा हूँ। चंद लम्हों बाद खामोशी के बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान, MSc TSC ऑक्सन, पाक एशिया से बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। ओह अच्छा, ये तुम हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतने अरसे बाद तुम्हारी खुशगवार आवाज़ और तुम्हारी ये डिग्रियाँ भी सुनने को मिल जाएंगी। दूसरी तरफ से इस बार खासे
जज्बाती लहजे में कहा गया। देख लें डॉक्टर ब्रूक, वही की वही डिग्रियां हैं, एक ही एक कम नहीं हुई, एक भी कम नहीं हुई। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से डॉक्टर ब्रूक बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़े। बहुत खूब, तुम्हारी वजह से ये बड़े तवील अरसे बाद हंसने का मौका मिला है। बहरहाल बताओ, कोई खास बात है? मैंने एक अहम मीटिंग में जाना है, डॉक्टर ब्रूक ने कहा। एक आदमी की करीब की यादाश्त ठीक है और दूर की खराब। क्या उसकी दूर की यादाश्त को ठीक किया जा सकता है? इमरान ने कहा। कितने करीब की दुरुस्त है और कितने दूर की खराब है? डॉक्टर ने पूछा था। तकरीबन 1 माह तक की करीब की और इसके बाद दूर की, इमरान ने जवाब देते कहा। इस शख्स की उम्र क्या है? वो क्या करता है? उसकी तालीम कितनी है? उसकी सरगर्मियों के बारे में क्या तफसील है? डॉक्टर ब्रूक ने मुसलसल सवालात पूछते कहा। मैं तो नजरियाती तौर पर पूछ रहा हूँ, वैसे मुझे मरीज की बाकी तफसीलात का तो इल्म नहीं, इमरान ने कहा। पहले तो कतई नामुमकिन था, लेकिन अब ऐसा मुमकिन है, लेकिन इसमें खासा तवील वक्त लग सकता है, डॉक्टर ब्रूक ने जवाब देते हुए कहा। कितना वक्त? इमरान ने पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह और कम से कम 1 माह, और ऐसा भी मेरे एक ईजाद करदा फार्मूले और मशीन की बिना पर ही हुआ है, वरना पहले यादाश्त का जो हिस्सा ख़त्म हो जाता, इसे किसी सूरत भी वापस नहीं लाया जा सकता था। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कोई ख़ास बात है? डॉक्टर ब्रूक ने कहा। कोई ख़ास बात नहीं। कल यहाँ पाक एशिया में इस सब्जेक्ट पर काम करने वाले डॉक्टर एहसन से मुलाकात हुई, तो बातों बातों में ये बात सामने आ गई। डॉक्टर एहसन का कहना है कि ख़राब यादाश्त को किसी सूरत ठीक नहीं किया जा सकता। सो मैं उनके सामने आपका नाम लेने लगा। उन्हें बताया कि आपके वालिद मेरे उस्ताद रहे हैं और आप मेरे हम असर हैं, और मैंने आपके मुंह से एक बार सुना था कि आप इस सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। यकीनन अब तक तो कामयाब हो चुके होंगे। तो उसने मेरी मिन्नत की कि मैं आपसे मालूम करके उन्हें बताऊं, इसीलिए मैंने फ़ोन कर लिया। इमरान ने असल बात बताने के बजाय एक कहानी बनाकर सुनाने सुनाते कहा था। हाँ, उन्हें बता दो कि अब ऐसा मुमकिन हो गया है। अगर वो चाहें तो मेरे पास ग्रेट लैंड आ जाएं। मैं उन्हें इस सब्जेक्ट पर कुछ काम करवा दूंगा। इस तरह वो पाक एशिया में ऐसे मरीजों पर काम कर सकते हैं जिनकी यादाश्त करीब और दूर के 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी हो, और एक हिस्सा दुरुस्त हो और दूसरा ख़राब। डॉक्टर ब्रूक ने कहा। ठीक है, मैं आपकी ऑफ़र उन्हें दे दूंगा। बेहद शुक्रिया, गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये डॉक्टर ब्रूक ने तो आपकी बात को ये डॉक्टर ब्रूक ने आपकी बात की तायद कर दी है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, उसने ये तो कन्फर्म कर दिया कि इलाज हो सकता है, लेकिन साथ ही उसने अरसा भी बता दिया, जो ज़्यादा अहम है। इलाज में 1 माह से 2 माह लग सकते हैं, इमरान ने कहा। इससे क्या होगा इमरान साहब? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर पूछा। मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ किया कि अब्बास साहब को अगवा कर लिया जाता है, तो उन्हें वापस लाने के लिए हमारे पास 1 माह की मोहलत होगी, इमरान ने कहा। ये आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि मुखालिफ एजेंट अब्बास अखबार ज़रूर होंगे? वो उन्हें हिलाक भी तो कर सकते हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हिलाक करने से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मता तो वैसे ही काम करती रहेगी। उन्हें असल में लबास साहब से ज़्यादा मता का नेटवर्क तोड़ना पसंद होगा, इसीलिए वो लाजमन लबास साहब का इलाज करवाएंगे, ताकि उनकी मुकम्मल यादाश्त वापस लाकर उनसे मता के मुकम्मल नेटवर्क के बारे में मालूमात ली जा सके और फिर उसका खात्मा किया जा सके। इसलिए मुझे यकीन है कि ये लोग उन्हें अगवा करने की ही कोशिश करेंगे, इमरान ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा मुमकिन है। बहरहाल अब हमें उनकी हिफाजत के लिए क्या करना होगा? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। अभी मीटिंग में कुछ अरसा बाकी है, फिर जो सिक्योरिटी के प्लान्स बनाए जाएंगे, इनको सामने रखते हम अपने साथियों को किसी भी रूप में उनके साथ लगा देंगे, इमरान ने जवाब देते कहा। लेकिन इमरान साहब और लबास साहब को क्यों इस शदमत से बुलवाया जा रहा है, जबकि वो तो कुछ बता भी नहीं सकते, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। इनके माहिराना मशवरे तो लिए जा सकते हैं, इमरान ने जवाब देते कहा। क्या इस हालत में वो माहिराना मशवरे दे सकेंगे? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, 1 माह की यादाश्त का मतलब है कि सिर्फ 2 बातें उन्हें याद ना होंगी, जो कि उन्होंने 1 माह पहले की होंगी, और इनकी तंजीम का नेटवर्क वगैरह आ जाएगा इसमें। जहानत तो उनके अंदर वैसे ही मौजूद रहेगी, इमरान ने जवाब देते कहा। तो इस बार ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दी। पाक एशिया के दारुल हुकूमत की एक रिहायशी कोठी के एक कमरे में हौस की कुर्सी पर बैठी हुई थी। सामने मेज़ पर एक नक्शा मौजूद था, जिस पर सुर्ख बाल पॉइंट से निशानात लगाए जा रहे थे। इसके साथ ही एक और नक्शा भी था, जिसे हाथ से बनाया गया था। हौस की दोनों साइडों पर 2 नौजवान खामोश बैठे हुए थे, लेकिन उनकी नज़रें भी नक्शे पर जमी थीं। ये दोनों नौजवान हौसकी के सेक्शन के अफराद थे। इनमें से एक का नाम डेविड और दूसरे का नाम क्रोनर था। मैडम, हमें भी तो कुछ बताएं, आप तो बस नक्शे को देखे जा रही हैं, डेविड ने कहा। तो हॉस्की ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। पहले मैं खुद समझ लूं, फिर तुम्हें भी समझा सकूंगी, हॉस्की ने मुस्कुराते कहा। क्या बात है, आपको समझ नहीं आ रही मैडम? रोनर ने कहा था। ये नक्शा पाक एशिया के दारुल हुकूमत का है। ये बड़ा दायरा है जिस पर ये बड़ा दायरा जिस इलाके पर लगाया गया है, इसे ब्राइट हाउस कहा जाता है। इस ब्राइट हाउस के बड़े हॉल में मीटिंग होगी,
जो 3 दिन जारी रहेगी, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, और इस ब्राइट हाउस के अंदर और बाहर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी होगी। हत्ता कि जंगली हेलीकॉप्टर भी फिजा में परवाज करते रहेंगे। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सिक्योरिटी होगी। इसके साथ साथ सीक्रेट सर्विस के अफराद भी होंगे। मुस्लिम ममालिक के लीडरों की तादाद 15 है, जबकि इनके वफद भी 7 होंगे। लेकिन हमारा टारगेट अल अब्बास है। अब्बास के बारे में जो मालूमात मिल सकी हैं, उनके मुताबिक अल अब्बास तार्की के वफद के साथ यहाँ आएगा और तार्की के वफद के साथ ही यहाँ से जाएगा और यहाँ पर रहेगा। जबकि ये गोल निशान जिस इलाके के गिर्द है, यहाँ तार्की के वफद को ठहराया जाएगा। ये 2 मंजिला होटल है जिसे मुकम्मल तौर पर वफद के लिए खाली करवा लिया जाएगा। यहाँ भी मिलिट्री इंटेलिजेंस की सिक्योरिटी होगी और पूरे एरिया में सिक्योरिटी के अफराद फैले होंगे। यहाँ से वफद को ब्राइट हाउस फायर प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियों में ले जाया जाएगा और पूरे रास्ते सख्त चेकिंग की जाएगी। हमने अल अब्बास को अगवा करके बंदरगाह पहुँचाना है। अब तुम बताओ कि क्या करना चाहिए। हॉस्की ने तफसील से सब कुछ बताते हुए कहा, मैडम, ये सारे प्लान में कमजोरी है और वो है कि गाड़ियों के ड्राइवरों की। जाहिर है इन ड्राइवरों का ताल्लुक किसी सरकारी शोबे से होगा जो ड्राइवर अल अब्बास की गाड़ी चला रहा होगा। अगर उसे तोड़ दिया जाए तो मामलात को संभाला जा सकता है। ड्राइवर ने कहा, कैसे? वो अकेली कार तो वहाँ नहीं होगी। तार्की का पूरा वफद कई कारों में होगा और ये भी ज़रूरी नहीं कि अल अब्बास कार में बैठ कर ही जाएं। हॉस्की ने कहा था, मैडम, जिसने आपको ये प्लान मुहैया किया है वो इन का भी प्लान हासिल कर सकता है। कारों के आने जाने, उनके ड्राइवरों और उनमें बैठने वाली शख्सियात के बारे में भी तफसीली प्लान तैयार किया होगा। इस बार क्रोनर ने कहा, तुम दोनों ठीक कह रहे हो, लेकिन वो ड्राइवर हमारी क्या मदद कर सकता है? वो अगर प्लान से हटेगा तो फौरी तौर पर सिक्योरिटी अलर्ट हो जाएगी। अब जाहिर है कि कारों को बगैर सिक्योरिटी के तो नहीं लाया जा सकता। हॉस्की ने कहा था, मैडम, सिक्योरिटी के रूट के दौरान एक स्पॉट मुंतखब किया जाए, वहाँ पर हम इस काफिले पर अचानक हमला कर दें। जाहिर है इस अचानक हमले से सब इतर बितर हो जाएंगे। इस वक्त करीबी ही किसी मोड़ पर इस अहाते का बाहर टकोला हुआ हो और अल अब्बास की कार का ड्राइवर घबराए हुए अंदाज में कार को इस अहाते में दाखिल कर दे। वहाँ अगवी तरफ हमारी कार मौजूद हो। अल अब्बास को बेहोशी के आलम में इस कार में मुंतकिल करके बंदरगाह पहुँचा दिया जाए। इस तरह ये काम हो सकता है। क्रोनर ने कहा था, हाँ, ये काबिल अमल हल है। फिर तो हमें इस रूट पर रेकी करना पड़ेगी ताकि हमले के लिए भी स्पॉट तलाश किया जा सके और वो अहाता भी जहाँ ड्राइवर कार लेकर जाएगा। और सबसे अहम बात यह कि ड्राइवर हमारे साथ मिला हुआ हो। हॉस्की ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा था, ड्राइवर के लिए तो आपको क्रॉसबी से बात करना होगी। अलबत्ता मैं और ड्राइवर जाकर स्पॉट देख आते हैं। क्रोनर ने कहा, ठीक है, तुम जाकर स्पॉट चेक कर लो, मैं क्रॉसबी से बात करती हूँ। हॉस्की ने एक तरफ रखे हुए फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाते कहा तो क्रोनर और डेविड उठ खड़े हुए और फिर मुड़कर दरवाजे की जानिब चलते चले गए। और फिर हॉस्की ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। क्रॉस क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी थी, क्रॉसबी से बात करवाओ, मैं हॉस्की बात कर रही हूँ। हॉस्की ने कदरे सख्त लहजे में कहा, यस मैडम, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, क्रॉसबी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, हॉस्की बोल रही, स्पेशल फ़ोन पर कॉल करो। हॉस्की ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर उसने साइड पर पड़े अपने बैग को उठाकर खोला और उसमें मौजूद सर्फ कवर वाला एक सेलफोन निकाल कर उसका बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी तो हॉस्की ने राब्ते का बटन प्रेस कर दिया। हेलो, क्रॉसबी बोल रहा हूँ। सेलफोन से क्रॉसबी की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, क्रॉसबी बोल रही, हाँ, हॉस्की बोल रही हूँ। हॉस्की ने जवाब दिया, यस मैडम, कोड दोहराइए। दूसरी तरफ से कहा गया, पिक अप। हॉस्की ने कहा, यस मैडम, हुक्म करें। इस बार क्रॉसबी का लहजा मुतमाना हो गया। हमने एक प्लानिंग की है, वो तुम सुन लो, फिर बताओ कि कैसे काम किया जा सकता है। हॉस्की ने कहा और के साथ ही और फिर उसने डेविड और क्रोनर की तजवीज़, ड्राइवर को साथ मिलाने और फिर कारों के काफिले पर हमला करने के बारे में बता दिया था। मैडम, ये तो मालूम नहीं हो सकेगा कि फ़ोन का ड्राइवर किस कार के साथ होगा और किस कार में कौन बैठेगा। ये तो शायद आखिरी लम्हात में फ़ैसला किया जाता है। एक काम हो सकता है कि अल अब्बास लाज़मतन तार्की वफ़द के साथ होगा और ये मालूम हो जाए कि तार्की के वफ़द के साथ कौन कौन ड्राइवर मुतल्लिक होगा। इस बारे में कोशिश की जा सकती है, लेकिन अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं अर्ज़ करूँ कि हमारी ये स्कीम काबिल अमल नहीं है। हमें इस सिलसिले में अंधा इक़दाम करना होगा। क्रॉसबी ने कहा था, अंधा इक़दाम क्या मतलब? हॉस्की ने चौंक कर पूछा। मैडम, 5 कारों पर मुश्तमिल एक स्क्वाड पर अगर किसी भी जगह अचानक हमला कर दिया जाए तो अफरा तफरी फैल जाएगी और हम इस दौरान अल अब्बास को उठा कर ले जाएंगे। ऐसा अंधा इक़दाम तो काबिल अमल हो सकता है, वैसे नहीं। कोई ड्राइवर इस मामले में रिस्क ना ले सकेगा। क्रॉसबी ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन ये कारें तो फायर प्रूफ और बम प्रूफ हैं, फिर इन पर हमला कैसे किया जाए? हॉस्की ने कहा था, मैडम, ये कारें ऊपर से फायर प्रूफ और बम प्रूफ होती हैं, नीचे से नहीं। इसीलिए
अगर सड़क पर मखसूस जगह पर ताकतवर बम नस्ब कर दिया जाए तो कारों को उठाया जा सकता है और फिर इन पे से मखसूस आदमी को अगवा किया जा सकता है। क्रॉसबी ने कहा था, अभी चंद दिन बाकी हैं, इसीलिए इस बारे में मजीद सोच विचार करके फुल प्रूफ और काबिल अमल हल निकालना चाहिए। तुम भी सोचो और फिर हम भी सोचते हैं। गुड बाय। हॉस्की ने कहा और फ़ोन ऑफ करके उसने उसे वापस बैग में रख दिया था। फिर सामने मौजूद नक्शों पर एक बार फिर झुक गई थी। फिर तकरीबन 2 घंटे बाद डेविड और क्रोनर वापस आ गए, लेकिन उनके चेहरे पर इत्मीनान और कामयाबी की चमक मौजूद नहीं थी। क्या हुआ? कोई काबिल अमल हल समझ में नहीं आया? हॉस्की ने पूछा था। मैडम, हमने पूरा राउंड लगा लिया, लेकिन हमें कोई ऐसी स्पॉट समझ में नहीं आई। डेविड ने जवाब दिया। क्रोनर ने उसकी तायद में सर हिला दिया था। क्रॉसबी ने भी इस हल में इस हल, क्रॉसबी ने भी इस हल से इत्तेफाक किया था। हॉस्की ने कहा और इसके साथ ही क्रॉसबी ने जो कहा वो तफसील से बता दिया गया। ये भी काबिल अमल नहीं होगा मैडम, क्योंकि ये काफिला फुल सिक्योरिटी के साथ जाएगा और हो सकता है कि ऊपर जंगली हेलीकॉप्टर भी मौजूद हो, क्योंकि इस काफिले में अलाहाबाद शामिल होगा, जिसे हाई प्रोफाइल केस करार दिया गया है। डेविड ने कहा था, तो फिर क्या किया जाए? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पीकॉक के लिए नाकामी तो मौत है। हॉस्की ने कहा था, मैडम, अलाहाबाद को अगवा करने की बजाय क्यों ना हलाक कर दिया जाए? ये काम आसानी से हो जाएगा। क्रोनर ने कहा, नहीं, उसका अगवा हमारे मफाद में है, जबकि हिलाकत से हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। चीफ का भी यही हुक्म है कि उसे हर सूरत में अगवा ही किया जाए। हॉस्की ने फैसला कुन लहजे में कहा। एक हल मेरी समझ में आ रहा है। डेविड ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। कौन सा हल? हॉस्की ने चौंक कर पूछा था। मैडम, बड़ा आसान सा हल समझ में आया है। डेविड ने मुस्कुराते कहा। कौन सा? कुछ बताओगे भी या नहीं? हॉस्की ने हिलाते हुए लहजे में कहा था। मैडम, हम रास्ते के बजाय एयरपोर्ट से निकलते ही उसे चुपा लें, तो ये काम आसानी से हो जाएगा। डेविड ने कहा था। वो कैसे? खुलकर बात करो। क्या वहाँ सिक्योरिटी ना होगी? हॉस्की ने कहा था। ऐसे तैयारे जिनके मुसाफिरों को खसूसी सिक्योरिटी फराहम की जाती है वो मेन पॉइंट्स पर नहीं रुकते, बल्कि उन्हें दूर सिक्योरिटी पॉइंट पर रोका जाता है और वहाँ से खसूसी सिक्योरिटी के जरिए अगबी और मखसूस रास्ते से उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। अगर हमें ये मालूमात मिल जाए कि तारकी के वफद के तैयारे को कहाँ रोका जाना है और कहाँ से निकाला जाएगा, तो हम वहाँ एयरपोर्ट से बाहर छुप जाएंगे और फिर जैसे ही तैयारे रुके और फिर मुसाफिर बाहर आए तो हम इन पर टूट पड़ेंगे। चूँकि यहाँ किसी को हमले का खतरा नहीं होगा, इसीलिए सब ईज़ी होंगे और हम आसानी से अल-अब्बास को बेहोश करके कार में डालकर निकाल ले जाएंगे। डेविड ने कहा था। हाँ, किसी हद तक तुम्हारी बात भी दुरुस्त है। इंसानी नफ्सियात है कि वह ऐसे मौके पर सुस्त हो जाता है, लेकिन इसके लिए मालूमात का मिलना ज़रूरी है। ठीक है, मैं क्रॉसबी से एक बार फिर बात करती हूँ। ऑस्की ने कहा। मैडम, आप बात करें, हम अपने तौर पर वहाँ का चक्कर लगाकर पोजीशन चेक करते हैं। हम यही जाहिर करेंगे कि हम किसी की आमद पर इस्तकबाल के लिए आए। क्रोनर ने कहा था। हाँ ठीक है, लेकिन ख्याल रखना किसी की नज़रों में ना आ जाना। हॉस्की ने कहा था। आप बेफिक्र रहें मैडम, डेविड ने कहा और एक बार फिर वो दोनों उठकर कमरे से बाहर चले गए, जबकि हॉस्की ने पहले रिसीवर उठाकर फ़ोन पर क्रॉसबी से बात की और उसे स्पेशल फ़ोन पर बात करने को कहा था। स्पेशल फ़ोन पर क्रॉसबी की कॉल आ गई थी। यस मैडम, क्रॉसबी ने कहा तो हॉस्की ने डेविड की बताई हुई प्लानिंग दोहरा दी थी। यस मैडम, इस पर अमल हो सकता है। मैं सिलसिले में जल्द ही तमाम मालूमात हासिल कर लूँगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर हमारे ख़ास आदमी मौजूद हैं। क्रॉसबी ने जवाब देते कहा। ओके, लेकिन मालूमात हतमी होनी चाहिए, वरना हमें आसानी से मार दिया जाएगा। ओके, लेकिन मालूमात हतमी होनी चाहिए, वरना हमें आसानी से मार दिया जाएगा। हॉस्की ने कहा। आप बेफिक्र रहें मैडम, मुझे अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। क्रॉसबी ने जवाब दिया। ओके, हॉस्की ने कहा और फिर फ़ोन ऑफ करके उसने उसे वापस बैग में डाल दिया था। फिर सामने पड़े हुए नक्शे को तह करके उसने मेज़ की दराज में रख दिया। उसी लम्हे बैग में से रेड सेल फ़ोन की मखसूस घंटी बज उठी थी। हॉस्की ने जल्दी से बैग फ़ोन से निकाल कर उसकी स्क्रीन देखी तो चीफ का नाम डिस्प्ले हो रहा था। उसने जल्दी से राब्ते का बटन प्रेस कर दिया था। हॉस्की बोल रही हूँ चीफ। हॉस्की ने खुद इंतहाई मौदमाना लहजे में कहा था। कोई प्लानिंग तैयारी की है या नहीं? चीफ ने पूछा तो हॉस्की ने पहली प्लानिंग और फिर क्रॉसबी से होने वाली बात चीफ और आखिर में पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में तफसील बता दिया था। एयरपोर्ट वाली प्लानिंग ज़्यादा फूल प्रूफ है। जो नज़र आए उड़ा दो और अल्लाबाज को ले आओ, चीफ ने कहा था। यस चीफ, बशर्ते कि उन्होंने अल्लाबाज का मेकअप ना कर दिया। ऐसी सूरत में तो उसे पहचानना खासा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो तस्वीर फाइल में मौजूद थी वो चेहरा तो मेरे जहन में मौजूद है। हॉस्की ने कहा था। इस कदर बारीक बातें कोई नहीं सोचता और ना ही किसी को ये ख्याल आएगा कि इलाहाबाद पर एयरपोर्ट पर भी हमला हो सकता है। सिक्योरिटी का सारा जोर उन्होंने रिहायशी गाह, मीटिंग हॉल और रास्तों पर लगाया होगा, चीफ ने कहा था। यस बॉस, आप इस स्पीड बोट के कैप्टन रेमंड को अलर्ट कर दीजिएगा, हॉस्की ने कहा था।
वो तुमसे ज़्यादा अलर्ट है। अलबत्ता मैं उसे तुम्हारे पास भिजवा दूंगा ताकि तुम दोनों एक दूसरे को देख लो मान और मामलात भी आपस में तय कर लो। चीफ ने कहा था। यस चीफ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, हॉस्की ने कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। हॉस्की ने फ़ोन ऑफ करके उसे वापस बैग में डाल दिया था। बाकिशे दारुल हुकूमत की एक कोठी के कमरे में आफंदी खामोश बैठा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत तार की नजात लड़की अंदर दाखिल हुई। आओ सर्बिया, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आफंदी ने उसे देखकर मुस्कुराते कहा। कोई ख़ास बात बॉस? सर्बिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो आफंदी की नाइफ थी, लेकिन दोनों के ताल्लुकात दोस्ताना थे। हाँ, बॉस ने पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस का बनाया हुआ प्लान भिजवाया है। इस प्लान के तहत अल्बास की सिक्योरिटी की जाएगी। ये तो वाकई फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान है। इसमें हम क्या मुदाखलत कर सकते हैं? अफंदी ने जेब से एक तयशुदा कागज़ निकालकर उसे खोलकर मेज़ पर रखते हुए कहा। सर्बिया ने कागज़ उठाकर उसे गौर से देखना और पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने एक तवील सांस लेते कागज़ वापस मेज़ पर रख दिया था। आप दुरुस्त कह रहे हैं बॉस, ये वाकई फुल प्रूफ प्लान है। लेकिन बॉस, काम करने वाले बेहतरीन से बेहतरीन प्लान में कभी कमज़ोर पॉइंट निकाल लेते हैं और यहूदी तंजीमों ने भी ये प्लान हासिल कर लिया होगा। उन्होंने भी काम करना है फिर। सर्बिया ने कहा था। मैंने इस पर बहुत गौर किया, लेकिन मुझे तो बज़ाहिर कोई कमज़ोर पॉइंट नज़र नहीं आता। तार्की के वफद जिसमें अल-अब्बास होंगे की सिक्योरिटी डबल हो गई। स्पेशल फायर प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियों और इन गाड़ियों में मौजूद सिक्योरिटी कमांडोज, मुख्तलिफ अफराद और फिर कमांडो और ऊपर जंगी हेलीकॉप्टर भी मुसल्लह पुलिस कमांडोज और ऊपर जंगी हेलीकॉप्टर की मुस्तकिल परवाज़ें। जिस होटल में तार्की का वफद रिहाइश पजीर होगा उसे मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है और वहाँ छत से लेकर नीचे बेसमेंट तक मुसल्लह कमांडोज का पहरा होगा और वहाँ साइंसी सिक्योरिटी आलात भी नस्ब किए गए हैं। वहाँ के वेटर भी मुसल्लह कमांडोज हैं और जहाँ ब्राइट हॉल में मीटिंग होनी है वहाँ भी ऐसे ही इंतजाम हैं। अब तुम बताओ कैसे इंतजाम के बाद हमारी क्या गुंजाइश रह जाती? आफंदी ने कहा था। गुंजाइश तो वाकई नहीं रह जाती, लेकिन तुम खुद सोचो कि अगर हम तार्की के बजाय यहूदी तंजीम से मुतल्लिक होते और ये प्लान हमारे सामने होता तो हमने बहरहाल अल-अब्बास को अगवा तो करना था। फिर हम क्या करते? सर्बिया ने जवाब देते कहा। मैंने इस पहलू पर सोचा है, लेकिन मुझे तो कोई कमज़ोर पहलू नज़र नहीं आया। हाँ, अलबत्ता एक कमज़ोर पहलू है। आफंदी ने बात करते करते चौंक कर कहा, जैसे इसे अचानक इस कमज़ोरी का ख्याल आ गया। क्या? सर्बिया ने चौंक कर पूछा। हो सकता है ये लोग आप वापस जाते हुए एयरपोर्ट पर कोई कार्रवाई करें, क्योंकि जाहिर है मीटिंग खत्म हो जाएगी और अब सिर्फ वापसी होगी। आफंदी ने कहा। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है ये बात सोचनी है। सर्बिया ने कहा। मेरा ख्याल है कि क्राफोर्ड से बात की जाए। वो तवील अरसे के से यहाँ रह रहा है। इसके ताल्लुकात भी मिलिट्री इंटेलिजेंस और फिर सिविल और आला हकाम से होंगे। चीफ ने हिदायत की थी कि ज़रूरत के वक्त क्राफोर्ड की खदमत हासिल की जा सकती हैं। आफंदी ने कहा। तो ये प्लान तुम्हें किसने भेजा है? मैं तो समझी थी कि अफोर्ड ने कैसा की मैं तो समझी थी कि अफोर्ड ने ऐसा किया, लेकिन तुम अब ग्राफोर्ड से रब्ता करने की बजाय लेकिन अब तुम ग्राफोर्ड से रब्ता करने की बात कर रहे हो। सर्बिया ने कहा था। ये प्लान मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक कैप्टन बशारत के जरिए भेजा है। वो तार्की में बड़ा अरसा काम करता रहा है और फिर मेरी इससे बेहतरीन दोस्ती रही है। हम चूँकि लबास के हक़ में काम करने आए हैं, इसीलिए उसने बतौर इस प्लान अपने तौर पर इस प्लान की एक कॉपी मुझे दे दी है। अफंदी ने जवाब देते कहा और फिर रिसीवर उठाकर उसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस करने शुरू कर दी। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। रेड पैंथर्स क्लब का नंबर दें। अफंदी ने कहा और फिर दूसरी तरफ से चंद लम्हों के बाद नंबर बता दिया गया था। अफंदी ने ओके कहकर क्रेडल दबा दिया था और फिर टोन आने पर उसने इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दी। यस, रेड पैंथर्स क्लब। राब्ता कायम करते एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी थी। क्राफोर्ड से बात करवा दें। मैं तारकी से अफंदी बोल रहा हूँ। अफंदी ने कहा था। होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रफोल्ड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों के बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा सपाट था। तार्की के सीक्रेट सर्विस का। अफंदी बोल रहा हूँ। चीफ ने आपसे बात की होगी। अफंदी ने कहा। ओ हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? इस बार दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया। मैं पाक एशिया की दारुल-हुकूमत में हूँ। क्या आप ऑफिस में हैं ताकि मुलाकात हो सके? अफंदी ने कहा। तशरीफ़ ले आएं, मैं ऑफिस में ही हूँ। आप काउंटर पर अपना नाम बताएं तो आपको ऑफिस पहुँचा दिया जाएगा। क्राफोर्ड ने कहा। ओके। अफंदी ने कहा और रिसीवर रखकर उठ खड़ा हुआ। आओ क्राफोर्ड से मिल आएं। शायद कोई बेहतर मामला सामने आ जाए। अफंदी ने कहा तो सर्बिया ने इस बात में सर हिला दिया और उठ खड़ी हुई।
थोड़ी देर बाद वो कार में सवार रेड पैंथर्स क्लब की जानिब बढ़ते चले गए। कार ड्राइवर चला रहा था और दोनों कार की अगली सीटों पर बैठे हुए थे। आफंदी ने ये कोठी तारकी सफारत खाने के जरिए हासिल की थी और कार और ड्राइवर के अलावा एक बावर्ची और चौकीदार भी सफारत खाने की तरफ से मुहैया किए गए थे। रेड पैंथर्स क्लब में मौजूद अफराद खासे पढ़े लिखे और मुतवम्मिल नजर आ रहे थे। आफंदी ने काउंटर पर जब अपना नाम बताया तो उन्हें फौरन एक सुपरवाइजर की रहनुमाई में ऑफिस तक पहुंचा दिया गया था। क्रॉफोर्ड लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का मालिक और डेढ़ उम्र आदमी था। वो एक्रेमन निजात था। मेरा नाम आफंदी है और ये मेरी साथी है सर्बिया। आफंदी ने अपना और सर्बिया का तारुफ करवाते कहा। मैं क्रॉफोर्ड हूँ, इस क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर। क्रॉफोर्ड ने दोनों से मुसाफा करते कहा और फिर वो तीनों मेज के गिर्द कुर्सियों पर बैठ गए थे। अब क्या पीना पसंद करेंगे? क्रॉफोर्ड ने पूछा। हम दोनों ही एप्पल जूस पीना पसंद करेंगे, आफंदी ने कहा तो क्रॉफोर्ड ने इस बात में सर हिलाते इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और फिर किसी को 2 ग्लास एप्पल जूस लाने का कहा। रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद ही दरवाज़ा खुला और फिर एक नौजवान एंट्री उठाए कमरे में दाखिल हुआ था। ट्रे में एप्पल जूस के 2 बड़े गिलास रखे हुए थे। क्रॉफोर्ड ने इशारे से इस नौजवान पर एक एक गिलास आफंदी और सर्बिया के सामने रखा था और फिर खाली ट्रे उठाए मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। बहुत शुक्रिया, आफंदी ने गिलास उठाकर एप्पल जूस का एक घूंट लेते कहा। चीफ ने मुझे फ़ोन करके हुक्म दिया था कि आपके मिशन में आपकी भरपूर मदद करूं। मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, क्रॉफोर्ड ने कहा। मुख्तसर तौर पर तो मैं पस मंज़र बता दे रहा हूं। पाक एशिया में आज से तकरीबन एक हफ्ता बाद मुस्लिम ममालिक की ज़ोमा और लीडरों की खुफिया मीटिंग है, जिसमें मुस्लिम ममालिक मिलकर दूसरे ममालिक के मुसलमानों को पेश आने वाले ख़तरों से निपटने और अपनी हिफाजत के लिए मिलकर काम करने के बारे में लाएअमल तय करेंगे। इस मीटिंग में तकरीबन तमाम मुस्लिम ममालिक के वफूद शामिल होंगे, जिनमें तार्की का वफद भी शामिल है। लेकिन असल मसला ये नहीं, बल्कि मसला ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त मता के नाम से एक ऐसी खुफिया तंजीम काम कर रही है जिसका सरबराह अल अब्बास है और यहूदी इस तंजीम के खात्मे के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। यह इसराइली एजेंट इस मता के बारे में कुछ मालूमात नहीं कर सके। अल अब्बास तार्की में रहता है और मता का हेडक्वार्टर भी वहीं है, लेकिन तार्की में सिवाय चंद खास अफराद के किसी को मता और अल अब्बास और मता के हेडक्वार्टर के बारे में नहीं इल्म। हुकूमत पाक एशिया की दरख्वास्त पर अल अब्बास तार्की वफद के साथ इस मीटिंग में शामिल होंगे और इतलात मिल रही हैं कि यहूदी तंजीमें अल अब्बास को पाक एशिया में हिलाक या फिर अगवा करने के लिए काम कर रही हैं। इन इतलात के बाद पाक एशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस, पाक एशिया सीक्रेट सर्विस और दूसरी एजेंसियां अल अब्बास की हिफाजत पर मामूर हो चुकी हैं और इनकी सिक्योरिटी का प्लान भी कतई फुल प्रूफ है, आफंदी ने मुसलसल बोलते हुए कहा और फिर उसने जेब से वो प्लान निकालकर क्रॉफोर्ड के सामने रख दिया था। क्रॉफोर्ड ने प्लान उठाकर बगौर देखा और फिर उसे वापस आफंदी की तरफ बढ़ा दिया। वाकई ये तो हर लिहाज से बेहतरीन और फुल प्रूफ प्लान है, लेकिन मुझे आप हुक्म करें कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉफोर्ड ने कहा। तुम्हारा नेटवर्क यहाँ हर तरफ फैला हुआ है। कोई यहूदी तंजीम या इसके एजेंट्स यहाँ आकर लाजमन इस प्लान को हासिल करने और फिर इसके खिलाफ काम करने की कोशिश करेंगे। हमें इनके बारे में हतमी मालूमात चाहिए, आफंदी ने कहा। आप इस आदमी या फिर औरत को मुतय्यन करें, वरना वैसे तो यहाँ बेशुमार एजेंट्स आते और जाते रहते हैं, क्रॉफोर्ड ने कहा। किसी खास आदमी के नाम का तो हमें भी इल्म नहीं, आफंदी ने फौरन जवाब दिया। फिर आप बताएं कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, क्रॉफोर्ड ने मुंह बनाते कहा। हम भी अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं, आप भी मारें, शायद कोई ठोस बात सामने आ जाए, आफंदी ने कहा था। सॉरी जनाब, ऐसा मुमकिन नहीं। इस तरह तो हमारे आदमी भी ट्रेस हो सकते हैं और हमारा पूरा बिजनेस भी तबाह हो सकता है। हाँ, आप मुझे टारगेट दें, फिर देखें कि मैं क्या करता हूँ, क्रॉफोर्ड ने जवाब देते कहा। क्या आपके फ़ोन पर फ़ौरन कॉल हो सकती है, अचानक खामोश बैठी हुई सर्बिया ने कहा तो क्रॉफोर्ड और अफंदी दोनों चौंक पड़े। हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए फ़ोन। उसे डायरेक्ट करने के लिए फ़ोन सेट पर मौजूद सफ़ेद बटन प्रेस कर दें। क्रॉफोर्ड ने फ़ोन सेट उठाकर सर्बिया के सामने रखते कहा। कहाँ फ़ोन करना चाहती हूँ, अफंदी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। जहन में ख्याल आया है और मैं इसकी तस्दीक करना चाहती हूँ, सर्बिया ने रिसीवर उठाते हुए कहा और फिर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए और फिर आखिर में उसने लाउड का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी जानिब घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, 3 स्टार क्लब, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। आप पोर्टलैंड की दारहुकूमत साइगो से बात कर रही, सर्बिया ने कहा था। यस मैडम, आप बताएं कि आपने किससे मिलना है, दूसरी तरफ से कहा गया। मेरी एक बेहतरीन फ्रेंड है हॉस की, उसने मुझे यही नंबर दिया था। जब भी मुझसे बात करनी हो तो इस नंबर पर बात कर सकती हूँ, सर्बिया ने कहा। आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। मैं यूरोपीय मुल्क
मैं कस्बा से बोल रही हूँ और मेरा नाम पालीन है, सर्बिया ने जवाब देते कहा। एक नंबर नोट कर लें, इस पर फ़ोन करें, पहले अपना नाम और फिर मकाम बता दें, फिर हॉस्की से मिलने की बात करें। अगर हॉस्की साइको में मौजूद होगी तो फिर बात हो सकेगी। दूसरी तरफ से कहा गया था और फिर फ़ोन नंबर और राब्ता बता दिया गया। ये कहाँ का नंबर है? सर्बिया ने पूछा। साइको का ही है, दूसरी तरफ से कहा गया, फिर उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। सर्बिया ने क्रेडल दबा दिया और फिर टोन आने पर उसने एक बार प्रेस नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए और आखिर में उसने लाउड का बटन भी प्रेस कर दिया था। यस, राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम पॉलिन है और मेरा ताल्लुक यूरोपीय मुल्क कास्बा से है और वहीं से कॉल कर रही हूँ। मुझे हॉस्की से मिलना है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सर्बिया ने तफसील से तारुफ करवाते कहा। सॉरी, हॉस्की तो इस वक्त पोलैंड में मौजूद नहीं और हमें कोई इत्तला भी नहीं है कि वो कहाँ है, इसलिए सॉरी। दूसरी तरफ से कहा गया, फिर उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो सर्बिया ने रिसीवर रख दिया और फ़ोन सेट उठाकर क्राफोर्ड के सामने रख दिया। ये कौन है और तुमने इसे फ़ोन क्यों किया था? आफंदी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हॉस्की एक नौजवान लड़की है, कट्टर यहूदी है, पोलैंड के दारुल हुकूमत साइगो में रहती है। एक बार एक फ़्लाइट में इकट्ठे सफ़र करने की वजह से वो मेरी दोस्त बन गई थी और फिर हमारी अक्सर कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती थी। इसने मेरे बारे में मालूमात कर ली कि मेरा ताल्लुक सरकारी एजेंसी से है और मैंने उसे भी टटोला। उसने मुझे बताया कि उसका ताल्लुक भी एक सरकारी एजेंसी से है और वो उसकी टॉप एजेंट है। तंजीम का नाम उसने नहीं बताया, अलबत्ता उसने बताया कि तंजीम यूरोपीय दुनिया में काम कर रही है। कल जब हम एयरपोर्ट से रिहायशी कोठी की तरफ जा रहे तो एक कार हमारी टैक्सी की कार के साथ ही गुजरी। मैंने हॉस्की को उसमें देखा था, वो अपनी असली शक्ल में थी। बहरहाल मैंने ज़्यादा परवाह नहीं की क्योंकि लोग तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आज जब मिस्टर क्राफोर्ड ने किसी शख्सियत को मुतय्यन करने को कहा तो मेरा ख्याल हॉस्की की तरफ चला गया। तो मैंने फ़ोन करके उसे कंफर्म करने की कोशिश की कि क्या वाकई मैंने हॉस्की को ही देखा था। और अब कॉल के बाद मैं कंफर्म हो गई हूँ कि वो औरत वाकई हॉस्की ही थी। और चूंकि हॉस्की खुद कट्टर यहूदी है और उसका ताल्लुक भी यहूदी तंजीम से है, इसलिए हो सकता है कि हॉस्की यहाँ अलाहाबाद के अगवा या हिलाकत पर काम कर रही है। सर्बिया ने तफसील से बता दिया था। इस हॉस्की का क्या हुलिया है मैडम? क्राफोर्ड ने बताया था। सर्बिया ने तफसील से हुलिया बता दिया। अगर उसे ट्रेस कर लिया जाए तो फिर क्या किया जाए? उसे पकड़ा जाए या फिर सिर्फ उसकी निगरानी की जाए? क्राफोर्ड ने कहा था, सिर्फ निगरानी की जाए ताकि पहले कंफर्म किया जा सके कि ये वाकई इस काम में मुलविस है या नहीं। लेकिन यह बता दूं कि वो इंतहाई शातिर औरत है, इसलिए निगरानी का काम इंतहाई एहतियात से किया जाए। सर्बिया ने कहा था। आप बेफिक्र रहें, ये हमारा काम है, क्राफोर्ड ने कहा। फिर रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में शायद उसने लाउड बटन भी प्रेस कर दिया था और दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज़ कमरे में सुनाई देने लगी। यस डल्स यस नल्सन बोल रहा हूँ, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। क्राफोर्ड बोल रहा हूँ, क्राफोर्ड ने तेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, हुक्म। दूसरी तरफ से इस बार इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा गया। एक औरत का हुलिया और कदोकामत की तफसील बता रहा हूँ, क्राफोर्ड ने कहा था। इसको नोट करो। यस बॉस, फरमाएं। दूसरी तरफ से कहा गया तो क्राफोर्ड ने सर्बिया का बताया हुआ हुलिया तफसील से बयान कर दिया और साथ ही कदोकामत के बारे में भी तफसील से बता दिया था। इस औरत का नाम हॉस्की है। हो सकता है उसने अपना नाम तब्दील कर लिया हो, लेकिन ये है अपने असली हुलिये में। तुम एयरपोर्ट का रिकॉर्ड भी चेक करो, इसे तलाश करो, लेकिन जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके। मुझे हतमी और तफसीली रिपोर्ट चाहिए, क्राफोर्ड ने कहा था। यस बॉस, बहुत जल्द रिपोर्ट आपके सामने पेश कर दी जाएगी, दूसरी तरफ से कहा गया था। क्राफोर्ड ने रिसीवर रख दिया। ओके, अब हमें इजाज़त दें, आफंदी ने उठते कहा तो सर्बिया भी उठ खड़ी हुई थी। आप अपने तौर पर अपने आदमियों से कहें कि वो इधर इधर लगाएं, कि वो इधर उधर टो लगाएं, शायद कोई इस बात सामने आ जाए। आफंदी ने कहा। ये सब तो मैं कह दूंगा, क्राफोर्ड ने कहा और वो दोनों क्राफोर्ड से मुसाफा करके उसके ऑफिस से बाहर आ गए थे। थोड़ी देर बाद वो वापस अपनी रिहाइश गाह पर पहुंच गए। हमें किसी शख्सियत के बाद हमें किसी शख्सियत के पीछे भागने के बजाय इस प्लान में किसी कमज़ोर पहलू को ट्रेस करके उसको रोकना होगा। अफंदी ने कुर्सी पर बैठते कहा। मैंने इसीलिए हॉस्की के बारे में बताया कि हॉस्की अगर बजाते खुद ना सही, लेकिन उसे मालूम ज़रूर होगा कि कौन सी तंजीम इस मामले पर काम कर रही है। सर्बिया ने जवाब देते कहा। असल मसला हल होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस प्लान में मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। अलबत्ता ये हो सकता है कि जब वो वापस हो तो इस जहाज़ को हाईजैक कर लिया जाए ताकि तार की वफद सवार जिसमें तार की वफद सवार हो। अफंदी ने कहा। ओह हाँ, इस वक्त मीटिंग भी ख़त्म हो चुकी होगी, तमाम सिक्योरिटी भी फारिग हो चुकी होगी और जिस तैयारे पर उन्होंने सफ़र करना होगा उसके पायलट और अमले की जगह एजेंट ले सकते हैं। अलबत्ता मेरे जहन में तुम्हारा ये ख्याल सुनकर एक और ख्याल आया, और ये भी तो हो सकता है कि जब तार्की का वफद यहाँ पहुँचे तो एयरपोर्ट पर ही हमला कर दिया जाए। सर्बिया ने कहा था। नहीं, यहाँ से वो उसे अगवा करके नहीं ले जा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हलाक तो कर सकते हैं, जो वो नहीं करेंगे, लेकिन अलाबाद साहब को
लाजमन अगवा करना है ताकि उनसे मालूमात हासिल की जा सके। अफंदी ने जवाब दिया। फिर वो दोनों काफ़ी देर तक इसी तरह से बातें करते रहे। अचानक मेज़ पर पड़े फ़ोन की घंटी गूंज उठी थी। अफंदी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया था। यस, अफंदी ने कहा। क्रैफर्ड बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से क्रैफर्ड की आवाज़ सुनाई दी। कोई ख़ास बात? अफंदी ने चौंक कर कहा था। इस एक्रेमियन इस एक्रेमियन औरत हॉस्की को ट्रेस कर लिया गया है। ये अपने असल नाम और असल हुलिये में यहाँ आई है और यहाँ उसकी आमदोरफ्त देखकर मालूम होता है कि ये औरत किसी बिजनेस को सेट करने की कोशिश कर रही है। इसलिए यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के अफराद से वो मुलाकातें कर रही है। क्रैफोर्ड ने जवाब देते कहा। तुम्हारा मतलब है कि इसकी कार्रवाइयाँ ऐसी नहीं हैं कि वो इस अहम मसले पर काम करेगी, लेकिन वो एजेंट है। इसका बिजनेस से क्या ताल्लुक हो सकता है? अफंदी ने कहा। ठीक है, इसे मज़ीद चेक कर लेते हैं। क्रैफोर्ड ने अफंदी की बात का मतलब समझते कहा। ठीक है, अभी मज़ीद चेकिंग करो। इतनी जल्दी नतीजा निकालना दुरुस्त नहीं होगा। अफंदी ने जवाब देते कहा। ओके जनाब, हुक्म की तामील होगी। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। अफंदी ने भी तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया था। कार तेज़ी से होटल ग्रैंड की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर सफदर था, जबकि साइड सीट पर कैप्टन शकील बैठा हुआ था। इन दोनों ने डार्क ब्राउन कलर के सूट पहने हुए थे। होटल ग्रैंड की होटल ग्रैंड को तार्की के वफद की रिहाइश के लिए मुंतखब किया गया था और इसे मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया था। होटल के अमले को रुख्सत दे दी गई थी और अब इस होटल पर मिलिट्री इंटेलिजेंस का मुकम्मल कब्जा था। यहाँ किचन मैन से लेकर स्वीपर तक सबका ताल्लुक किसी न किसी अंदाज में मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ था। 2 मंजिला होटल की छत पर भी कमांडोज तैनात थे और फिर पूरे होटल में मुसल्लह कमांडोज इस अंदाज में घूम फिर रहे थे जैसे किसी भी वक्त दुश्मन के हमले का यकीनी खतरा। होटल का कंपाउंड गेट बंद था और इस कंपाउंड गेट से काफ़ी फासले पर एक चेक पोस्ट बनी हुई थी, जहाँ होटल में जाने वाली कारों को बाकायदा सिक्योरिटी मशीनरी के जरिए सख्ती से चेक किया जाता था। सफदर को चूँकि चेक पोस्ट के बारे में तफसील का इल्म था, इसीलिए उसने चेक पोस्ट के अहाते में कार को मोड़कर रोका। फिर वो कैप्टन शकील समेत बाहर आ गया था। एक तरफ 2 कमरे बने हुए थे। वो दोनों एक कमरे की जानिब बढ़ गए जिसके बाहर 2 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। हमारे पास पिस्टल्स हमारे पास मशीन पिस्टल्स हैं और इसका इजाज़तनामा भी मौजूद है। सफदर ने इन मुसल्लह कमांडो से कहा। इजाज़तनामा और मिशन पिस्टल्स हमें दे दें और ख़ुद कमरा नंबर 1 में चले जाएं। इस दौरान ये चेक हो जाएंगे। उनमें से एक ने कहा तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों ने जेबों से मिशन पिस्टल इजाज़तनामा और मशीन पिस्टल्स हमें दे दें और ख़ुद कमरा नंबर 1 में चले जाएं। इस दौरान ये चेक हो जाएंगे। इनमें से एक ने कहा तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों ने जेबों से मशीन पिस्टल्स निकालकर कमांडो के हवाले कर दी, जबकि दोनों ने उनके इजाज़तनामे भी उन्हें दे दिए थे और ख़ुद कमरा नंबर 1 में दाखिल हो गए, जहाँ चेकिंग मशीनरी मौजूद थी जो इंसानी जिस्म का एक एक रुआं चेक कर रही थी। 4 मुख्तलिफ मशीनों से चेक करने के बाद उन्हें एक सुर्ख रंग का कार्ड दिया गया था, जबकि दोनों ने उनको इजाज़तनामे दे दिए थे। 4 मुख्तलिफ मशीनों से चेक होने के बाद उन्हें एक सुर्ख कार्ड दे दिया गया था। ये आपका शनाख्तनामा है जनाब, एक आदमी ने कहा और सफदर और कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिए थे। फिर वो कमरा नंबर 1 से निकलकर साथ वाले कमरे में दाखिल हो गए। वहाँ उनका बाकायदा इस्तकबाल किया गया था। आपका ताल्लुक स्पेशल पुलिस से है जनाब, एक आदमी ने पूछा। जी हाँ, सफदर ने जवाब दिया। आपको वफद के साथ रहना होगा। आपकी ड्यूटी वफद में शरीक जनाब अलाबाद साहब की खसूसी हिफाजत है। आपकी कार इनकी कार के साथ रहेगी। आपको खसूसी बेल्ट प्रूफ और फिर बम प्रूफ आपको खसूसी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ कार दी जाएगी। उस आदमी ने सुर्ख रंग के कार्ड पर खसूसी मोहरें लगाते कहा और फिर वो दोनों बाहर आ गए। वहाँ उन्हें इनके मशीन पिस्टल्स वापस कर दिए गए और इजाज़तनामा भी। इस दौरान उनकी कार की चेकिंग भी मुकम्मल हो चुकी थी और चंद लम्हों बाद वो दोनों कार में बैठे कंपाउंड गेट पर पहुंच चुके थे। वहाँ सुर्ख रंग का कार्ड देखते ही फाटक खोल दिया गया और सफदर ने कार आगे बढ़ा दी। फिर एक साइड पर मौजूद पार्किंग में ले जाकर उसने कार रोकी और नीचे उतरकर वो दोनों होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद वो पूरे होटल का राउंड लगाकर अपने मखसूस कमरे में आ गए थे। कैसा इंतज़ाम है कैप्टन शकील? सफदर ने कुर्सी पर बैठते कहा। A1, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा सिक्योरिटी का सोचा भी नहीं जा सकता। कैप्टन शकील ने भी कुर्सी पर बैठते जवाब दिया। मसला यह है कि अगर अलाबाद साहब को अगवा किया जाए तो कैसे? इस सिक्योरिटी प्लान में कहाँ कमज़ोरी है? ये बात हमने सोचनी है। कैप्टन शकील ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। लेकिन मुझे तो इस सारे सिस्टम में कोई कमज़ोर पहलू नज़र नहीं आ रहा। बुलेट प्रूफ बम प्रूफ गाड़ियों का
बम प्रूफ गाड़ियों का स्क्वाड आगे पीछे और फिर साइडों में मुसल्लह कमांडोज और फिर फिजा में जंगी हेलीकॉप्टर्स की मुसलसल परवाज और जिन रास्तों से ये काफिला गुजरेगा उसकी साइड पर रोड पहले से ही बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद तुम बताओ कि अगवा करने वाले कौम जन्नात में से होंगे या इनके पास सुलेमानी टोपियां होंगी कि वो किसी तरह भी इनकी नज़र में आ जाए। अल-अब्बास साहब को डिबिया में बंद कर तो अल-अब्बास साहब को डिबिया में तो ले जाने से रहे। सफदर ने कहा तो कैप्टन शकील बेख्तियार हंस पड़ा। तुम इमरान साहब को फ़ोन करके उन्हें ये सारा सिक्योरिटी प्लान बताओ। वो तुम्हें एक नहीं 10,000 कमजोरियां बता देंगे और फिर 10 नहीं तो 2-4 तो मैं भी बता सकता। कैप्टन शकील ने कहा तो सफदर बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या तुम संजीदा हो या मजाक कर रहे हो? सफदर ने कहा था। मैं संजीदा हूँ सफदर, ऐसे मामलात में संजीदगी ज़रूरी होती है। कैप्टन शकील ने कहा। चलो तुम बताओगे क्या कमज़ोर पहलू है इस प्लान में? सफदर ने कहा। यह सारा प्लान ये सोचकर बनाया गया है कि लबास को कठपुतली की तरह प्लान के मुताबिक काम करते रहेंगे, जबकि मुझे मालूम है कि ऐसे लोग जो किसी बड़ी तंजीम के सरबराह हों कठपुतली बनने से इनकार कर देते हैं और अपनी मर्जी से इधर उधर आते जाते रहते हैं। इसलिए किसी भी वक्त ये प्लान ख़राब किया जा सकता है और इन हालात में कुछ भी हो सकता है। कैप्टन शकील ने कहा था। तुम्हारी ये बात नज़रियाती तौर पर तो दुरुस्त है लेकिन अमली तौर पर नहीं, क्योंकि अल अब्बास को भी एहसास है कि वो यहूदियों का टारगेट है, इसलिए वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। सफदर ने जवाब दिया। अब दूसरा पॉइंट सुनो। पाकेशिया आते हुए और पाकेशिया से वापस जाते तैयारे को हाईजैक किया जा सकता है। पायलट या फिर क्रू के किसी आदमी के रूप में या फिर किसी को खरीद कर यह काम आसानी से किया जा सकता है। कैप्टन शकील ने कहा था। हाँ ऐसा मुमकिन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बारे में भी सोच लिया गया होगा और हर लिहाज से सख्त चेकिंग की जाएगी। सफदर ने जवाब देते कहा। चलो छोड़ो, हम खामखा इस कदर संजीदा हो रहे हैं। तुम्हारी बात दुरुस्त है। मौजूदा सिक्योरिटी प्लान वाकई फुल प्रूफ है। अब बताओ कि अल अब्बास कब आ रहे हैं? कैप्टन शकील ने मुस्कुराते कहा। आज शाम 5 बजे इनका खसूसी तैयारा पाकेशिया एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। अब से 2 घंटे बाद। सफदर ने कलाई पर मौजूद घड़ी को देखते कहा और फिर इससे पहले कैप्टन शकील कोई जवाब देता पास पड़े फ़ोन की घंटी बज उठी। किसने यहाँ पर फ़ोन किया होगा? सफदर ने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाते कहा। कैप्टन शकील की आंखों में भी हैरत के तासुरात उभरे थे। हेलो। सफदर ने रिसीवर उठा लिया था। टार्की सीक्रेट सर्विस के जनाब आफंदी साहब आपसे मुलाकात चाहते हैं। क्या उन्हें आपके कमरे में भिजवा दिया जाए? दूसरी तरफ से कहा गया। भिजवा दें, सफदर ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया था। कौन था? कैप्टन शकील ने पूछा। वही आफंदी साहब हैं, टार्की सीक्रेट सर्विस के रुकन हैं। सफदर ने जवाब दिया। फिर चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई थी तो सफदर ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी खड़ा था। उसने सूट पहना हुआ था। मेरा नाम आफंदी है और मेरा ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है। इस आदमी ने कमरे में दाखिल होते अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम सईद है और ये मेरा साथी शकील है। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान की पुलिस से है। सफदर ने अपना और शकील का तारुफ करवाते हुए कहा था। तो आफंदी बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब का ताल्लुक भी स्पेशल पुलिस से है। आफंदी ने कुर्सी पर बैठते मुस्कुरा कर कहा तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों चौंक पड़े। आप इमरान साहब को जानते हैं? सफदर ने कहा था। उन्हें कौन नहीं जानता साहब। मुझे मालूम है कि आप अपना तारुफ सीक्रेट सर्विस से जाहिर नहीं किया करते क्योंकि आपके चीफ का यही हुक्म है, लेकिन इमरान साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और कभी कभार उनसे मुलाकात होती है तो बड़ा लुत्फ आता है। आफंदी ने कहा, जबकि इस दौरान सफदर ने रेफ्रिजरेटर में से जूस का एक डब्बा निकालकर आफंदी के सामने रख दिया था। क्या आप यहाँ तार्की के वफद की सिक्योरिटी के लिए आए हुए हैं? सफदर ने कहा था। नहीं जनाब, सिर्फ अल अब्बास साहब की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इस वक्त वही हॉट टारगेट है। मुझे जब मालूम हुआ कि स्पेशल पुलिस के 2 साहिबान भी सिक्योरिटी स्टाफ में शामिल हैं तो मैं समझ गया कि आपको ताल्लुक दरअसल किससे है, क्योंकि इमरान साहब ने एक बार मुझे बताया था कि वह इमरजेंसी की सूरत में स्पेशल पुलिस का कार्ड इस्तेमाल करते हैं। आफंदी ने जवाब देते कहा। आफंदी साहब, आपने सिक्योरिटी प्लान देखा है? अचानक कैप्टन शकील ने बात करते कहा। हाँ मिस्टर शकील, ना सिर्फ देखा है बल्कि बड़े गौर से देखा है। आपका क्या कहना है? आफंदी ने मुस्कुराते कहा। अल अब्बास साहब की हिफाजत के लिए सब लोग ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात नजर आ रहे हैं और हम स्पेशल पुलिस वाले आप तार्की सीक्रेट सर्विस से मुताल्लिक हैं। हमारे अलावा बेशुमार मिलिट्री कमांडोज ये इस कदर हसास मसला क्यों बना दिया गया है? अब क्या यहूदी माफूकुल फितरत तो नहीं है? कैप्टन शकील ने कहा तो आफंदी बेख्तियार हंस पड़ा। आपकी सोच दुरुस्त है, लेकिन आप ये देखिए कि अब्बास साहब यहूदियों के लिए किस कदर अहमियत रखते हैं और वो शायद पहली बार इस तरह ओपन पाकेशिया में एक मीटिंग में शरीक हो रहे हैं। तो ऐसे प्लान तो बनाने ही पड़ेंगे, आफंदी ने मुस्कुराते कहा। हम अब तक यही सोच रहे थे कि इस प्लान में कौन सा कमज़ोर पहलू है, लेकिन बात वाज़ेह समझ में आ रही है। सफदर ने कहा। आपके मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल शहबाज ने ये सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है और हमारे ये प्लान
اور مجھے یہ پلان دیکھ کر بےحد خوشی ہوئی ہے۔ ہر لحاظ سے فل پروف ہے۔ اتنا اچھا پلان شاید ہم ہی اتنا اچھا پلان تو شاید ہی ہم نہ بنا سکتے۔ افندی نے جواب دیتے کہا، بہرحال یہ 3 روز تو ہمیں پلسرات پر گزارنے پڑیں گے۔ یہ پاک ایشیا کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ صفدر نے کہا، عمران صاحب نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ افندی نے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، صفدر نے جواب دیا تو افندی بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ اگر ساتھ ہوتے تو ہمیں 100% کامیابی کا یقین ہوتا۔ وہ ایسی ہی ذہانت کے مالک ہیں، افندی نے کہا۔ افندی صاحب، العباس صاحب تارکی میں رہتے ہیں تو وہاں کسی کی یہودی تنظیم نے ان پر حملہ نہیں کیا؟ صفدر نے کہا تھا۔ وہاں سوائے چند خاص لوگوں کے کسی کو معلوم ہی نہیں العباس کہاں رہتے ہیں اور ان کا اصل حلیہ کیا ہے، کیونکہ سنا ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ اور میک اپ تیزی سے تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ میری نائب سربیہ کا خیال ہے کہ ان کو یہاں اغوا کرنے کے لیے ایک یہودی لیڈی ایجنٹ جس کا نام ہاسکی ہے یہاں پہنچ چکی ہے، کیونکہ ہاسکی کٹر یہودی ہے اور کسی خفیہ تنظیم سے تعلق ہے۔ افندی نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں چونک پڑے تھے۔ کون ہے وہ؟ کیپٹن شکیل نے چونک کر پوچھا۔ ایک لڑکی ہے جس کا نام ہاسکی ہے، اس کا تعلق ایکریبین ریاست پورٹ لینڈ سے ہے، افندی نے جواب دیتے کہا۔ اس پر کیسے شک پڑا؟ وہ اس معاملے میں کس انداز میں ملوث ہے؟ صفدر نے کہا تھا، صرف اس بنا پر کہ وہ کٹر یہودن ہے اور پاک ایشیا میں ان دنوں دیکھی جا رہی ہے، لیکن میں نے اس کی سخت نگرانی کرا رکھی ہے۔ لیکن وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کے سلسلے میں کام کرتی ہے، پھر رہی ہے اور اب سربیہ بھی مطمئن ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اپنے اصل حلیہ اور اصل نام سے یہاں آئی ہے۔ اگر اس کے دل میں کوئی چور ہوتا تو وہ لا محالہ اپنا حلیہ اور نام بدل کر یہاں آتی۔ اسی لیے ہم نے اسے کلیئر کر دیا ہے، افندی نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب مجھے اجازت، کیونکہ وفد کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے اور میرے سیکشن میں اس کی تیاری مکمل کرنی ہے، افندی نے کہا اور پھر دونوں سے مصافحہ کر کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہم نے کیا تیاری کرنی ہے؟ بس چل پڑیں گے، صفدر نے مسکراتے کہا اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دی۔ پاک ایشیائی دارالحکومت کے وسیع و عریض بین الاقوامی ایئرپورٹ پر خاصی گہما گہمی تھی۔ یہاں جو کہ ہر وقت غیر ملکی پروازیں لینڈ کرتی اور فلائی کرتی رہتی تھیں، اس لیے یہاں 24 گھنٹے عورتوں اور مردوں کا ہجوم سا نظر آتا تھا۔ ٹیکسی اسٹینڈ پر کاریں مسلسل آتی اور جاتی نظر آتی، ایئرپورٹ کاروں کی گنتی ہی نہ کی جا سکتی تھی۔ اس ایئرپورٹ کا رقبہ اس قدر وسیع تھا کہ اس کا عقبی حصہ ایک ایسے علاقے سے جا ملتا جہاں ہر طرف کھیت پھیلے ہوئے تھے اور دور تک کوئی آبادی نظر نہ آتی تھی، البتہ وہاں درختوں کی خاصی تعداد موجود تھی۔ اس عقبی علاقے سے کچھ فاصلے پر ایک دیہاتی انداز کے احاطے میں اس وقت ایک کار کے ساتھ 2 بڑی جیپیں موجود تھیں۔ احاطے میں 5 مسلح فوجی کمانڈوز موجود تھے۔ احاطے پر 4 کمرے بنے ہوئے تھے جنہیں گودام کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ چاروں کمرے بھوسے سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کمروں کے دروازے کھلے تھے کیونکہ یہ دروازے اس قدر خستہ ہو چکے تھے کہ پوری طرح بند بھی نہیں کی جا سکتے تھے۔ ایک کار آ رہی ہے ادھر، چھت پر موجود ایک کمانڈو نے اپنے ساتھی سے کہا۔ میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں، یہ کیپٹن احسان کی کار ہے، اس مشن کے وہی چیف ہیں، دوسرے کمانڈو نے جواب دیتے کہا۔ ویسے میرے خیال میں جس نے یہ پلان بنایا ہے نا، اس نے حیرت انگیز ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے، پہلے کمانڈو نے کہا۔ ہاں، کسی کا دھیان ہی صرف نہیں جا سکتا، جو لوگ مخالف ہوں گے وہ ایئرپورٹ پر ہی انتظار کرتے رہ جائیں گے، دوسرے کمانڈو نے کہا، اور پھر وہ دونوں اس وقت خاموش ہو گئے تھے جب کار احاطے کے پھاٹک کو کراس کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی، اور پھر وہ اس جگہ رک گئے تھے۔ کار سے ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا آدمی باہر آیا تھا۔ سب یہاں اکٹھے ہو جاؤ، کار میں آنے والے نے اونچی آواز مگر تحکمانہ لہجے میں کہا تو احاطے میں موجود 5 کمانڈوز کے سامنے اکٹھے ہو گئے، جبکہ چھت پر موجود 2 کمانڈو بھی اس سائڈ سیڑھی کے ذریعے نیچے اتر آئے تھے۔ ہم اس وقت انتہائی خطرناک ماحول میں موجود ہیں۔ تارکی کا وفد ایک خصوصی جہاز کے ذریعے 20 منٹ بعد پاک ایشیا پہنچنے والا ہے۔ اس وفد میں ایک صاحب جن کا نام العباس ہے ہاٹ ٹارگٹ ہے۔ ہم نے انہیں پک کر کے ہوٹل گرینڈ پہنچانا ہے، چونکہ یہاں ایسے ایجنٹ موجود ہیں جو ہاٹ ٹارگٹ کو ٹارگٹ بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ایئرپورٹ پر تارکی کے وفد اور العباس جب اتریں گے تو وہاں سے انہیں انتہائی سخت حفاظتی حصار میں ہوٹل گرینڈ پہنچایا جائے گا۔ لیکن اصل گیم جو کھیلی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جہاز ٹیکسی کرتا ہوا یہاں پہنچے گا اور پھر عقبی طرف سے العباس کو نیچے اتار دیا جائے گا۔ میں وہاں جھاڑیوں میں موجود ہوں گا اور پھر میں انہیں ساتھ لے کر یہاں سے احاطے میں آ جاؤں گا۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سر سے گنجے ہیں اور انہوں نے لائٹ گرین سوٹ پہنا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ نیچے اتریں گے جہاز اسی طرح ٹیکسی کرتا ہوا واپس اپنی مخصوص بیلٹ پر جا رکے گا اور وہاں وفد نیچے اتر جائے گا، جس میں نقلی العباس بھی ہوں گے
वो भी सर से गंजे हैं और फिर लाइट ग्रीन सूट पहने हुए हैं। वफद को सख्त हिफाजती हिसार में होटल ग्रैंड पहुंचाया जाएगा, जबकि अलब्बास साहब को कार में अपने साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पहुंचा दिया जाएगा, जहां से वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की हिफाजत में बराह रास्त मीटिंग हॉल में पहुंच जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ नकली अलब्बास होटल ग्रैंड में असल बनकर रहेंगे और वफद के साथ मीटिंग हॉल में पहुंचेंगे, जहां उन्हें अलहदा कमरे में रखा जाएगा। और जब मीटिंग खत्म होगी तो असल अब्बास साहब वापस मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे, जबकि नकली अलब्बास के वफद के साथ वापस होटल ग्रैंड पहुंच जाएंगे। और इस तरह इस प्लान पर 3 रोज़ तक अमल किया जाएगा। फिर 3 रोज़ बाद अलब्बास साहब को जंगी हेलीकॉप्टर के जरिए हमसाया मुल्क आरान पहुंचा दिया जाएगा, जहां से वो खामोशी से खसूसी तैयारे के जरिए वापसी तारकी पहुँच कर अपने असल ठिकाने पर पहुँच जाएंगे, जिसका इलम वहाँ किसी को भी नहीं। आने वाले कैप्टन एहसान ने तकरीर करने वाले अंदाज में कहा, सर, क्या यहाँ से उन्हें मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुँचाया जाना ज़्यादा बेहतर नहीं? एक हेलीकॉप्टर ने कहा, नहीं। एक कमांडो ने कहा, नहीं, हेलीकॉप्टर का इधर आने को मार्क कर लिया जाना, जबकि कारें इस तरफ आती जाती रहती हैं, इसीलिए इन्हें खसूसी तौर पर मार्क नहीं किया जा सकता। कैप्टन एहसान ने जवाब देते कहा, और कोई सवाल? कैप्टन एहसान ने कहा, नो सर। सबने जवाब दिया था। तो अब सुनो, मेरी कार खाली वापस जाएगी, सिर्फ ड्राइवर मेरी कार खाली वापस जाएगी, सिर्फ ड्राइवर इसमें मौजूद होगा और ये सड़क पर पहुंचकर हमसे अलहदा होकर आगे बढ़ेगी, जबकि दूसरी जो बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ है, इसमें अलब्बास साहब के साथ मैं मौजूद होऊंगा, जबकि आगे पीछे 2 जीपें होंगी जिनमें आप कमांडोज मौजूद होंगे, लेकिन किसी ने ना सायरन बजाना है ना ही इमरजेंसी लाइट चलानी है, ताकि ये मालूम ना हो सके कि ये वीआईपी मोमेंट है। सब लोग इसे आम मोमेंट ही समझते रहेंगे। आप सब समझ गए हैं ना? कैप्टन एहसान ने कहा था। जो कमांडो छत पर हैं उन्हें बेहद चौकन्ना और मोहतात रहना होगा, क्योंकि वो इस जगह की निशानदही कर सकते हैं जहां अलब्बास को उतारा जाएगा, और मैं उन्हें साथ लेकर आऊँगा। जब तक हम यहाँ नहीं पहुँच जाएंगे वो दोनों मोहतात रहेंगे, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और हम 1% रिस्क भी नहीं ले सकते। कैप्टन एहसान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। तुम दोनों वापस छत पर जाओ और बेहद मोहतात रहना। किसी भी गड़बड़ की सूरत में तुम्हें गोली चलाने की इजाज़त होगी, लेकिन तुमने हॉट टारगेट को हर सूरत में बचाना है। कैप्टन एहसान ने इन दोनों कमांडोज से मुखातिब होकर कहा, जो छत से सीढ़ी के जरिए नीचे आए थे। यस कैप्टन, दोनों ने कहा और मुड़कर दोबारा सीढ़ी के जरिए छत पर पहुंच गए थे। और फिर ऊपर बनी छोटी छोटी दीवार के पीछे लेटकर उन्होंने मशीन गनों की नालों का रुख एयरपोर्ट की तरफ कर दिया था और नजरें जमा दी थी। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद उन्हें तारकी का मखसूस तैयारा फिजा में नजर आने लगा, जो टैक्सी करने के लिए चक्कर लगा रहा था। इस पर तारकी का कौमी झंडा मौजूद था। फिर तैयारा साइड रनवे पर उतर गया और टैक्सी करता हुआ वो अगवी तरफ आने लगा। अगवी तरफ पहुंचकर वो घूमकर सीधा हुआ और उसका रुख एयरपोर्ट टर्मिनल की तरफ हो गया था, जबकि अगवी हिस्सा उनकी तरफ था। इसी लम्हे उन्होंने तैयारे के अगवी हिस्से से एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म के आदमी को तेजी से नीचे उतरते हुए देखा था। वो सर से गंजा था। इसी लम्हे अचानक दूर से जिंगर की तेज आवाज़ सुनाई दी थी और इसके साथ ही एक झाड़ी की ओर से कैप्टन एहसान उठकर खड़ा हो गया। जहाज अब आहिस्ता आहिस्ता टैक्सी करता हुआ एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। दोनों ने हाथ मिलाया और फिर वो तेजी से खेत के दरमियान चलते हुए अहाते के फाटक में दाखिल हो गए थे। सर, आप कार में बैठ जाएं। कैप्टन एहसान ने सामने मौजूद कार का अगवी दरवाज़ा खुद खोलते हुए सामने वाले आदमी, जो मता नामी बैनुल अक़वामी फोबिया तंजीम का सरबराह था, उसे इंतहाई मौजमाना लहजे में कहा, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। अलब्बास ने कार की अगवी सीट पर बैठते हुए कहा था। यस सर, डॉक्टर एहसान ने कार का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। और फिर वहाँ मौजूद 5 कमांडोज भी, जो इधर उधर आड़ लिए हुए थे, तेज़ी से निकलकर सामने आ गए, जबकि छत पर मौजूद दोनों कमांडोज भी तेज़ी से साइड सीढ़ी से नीचे उतर आए थे और अपने साथियों के साथ जा खड़े हुए। सब लोग मोहतात रहें और हर दम तैयार रहें। कैप्टन एहसान ने ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते हुए कहा था, लेकिन इससे पहले कि उसका फिक्रा ख़त्म होता, सिक्स टिक की तेज़ आवाज़ें उभरी और उसके साथ ही माहौल इंसानी चीखों से गूंज उठा था। सफदर और कैप्टन शकील दोनों एयरपोर्ट की इस जगह पर मौजूद थे जहां तैयारे ने टैक्सी करने के बाद रुकना था। वो तैयारा जिसमें तारकी का वफद आ रहा था, और इस तैयारे से मता के सरबराह अल-अब्बास भी पहली बार पाकगेशी आ रहे थे। सफदर और कैप्टन शकील के साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस के 10 अफराद भी मौजूद थे, जबकि कुछ फासले पर पाक एशिया के आला हकाम मौजूद थे, जो तारकी वफद और अल-अब्बास के इस्तकबाल के लिए खसूसी तौर पर यहाँ मौजूद थे। तैयारा फ़िज़ा में नज़र आने लग गया था, इसीलिए सबकी नज़रें इस पर इस तरह जमी हुई थी जैसे लोहा मकनातीस से चिपक जाता है। एयरपोर्ट पर हर तरफ मुसल्लह कमांडोज फैले हुए थे, जब
حتیٰ کہ عمارت کی چھت پر بھی مسلح کمانڈوز موجود تھے، لیکن یہ تمام اقدامات ایئرپورٹ کے ٹرمینل اور اس جگہ تک موجود تھے جہاں طیارے نے ٹیکسی کرنے کے بعد آ کر رکنا تھا۔ باقی ایئرپورٹ کا اگبی حصہ مکمل ویران تھا، وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایئرپورٹ کے اگبی حصے میں بھی کمانڈوز تعینات ہونے چاہیے تھے، صفدر نے کہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ طیارہ بلٹ پروف اور بم پروف ہے اور اس نے یہاں آ کر رکنا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ تمہیں ایک اہم اور ٹاپ سیکرٹ بات بتاؤں؟ ساتھ کھڑے ملٹری انٹیلیجنس کے کیپٹن احمد رضا نے صفدر کے کان کے قریب سرگوشی کرتے کہا تو صفدر چونک پڑا۔ کیا کوئی بات ہم سے چھپائی گئی ہے؟ صفدر نے لہجے میں قدر ناگواری کا عنصر نمایاں کیا۔ ہاں، ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل شہباز شاہ، جنہیں عام طور پر کرنل شاہ کہا جاتا ہے، نے انتہائی خفیہ منصوبہ بنایا جس کا علم صرف ملٹری انٹیلیجنس کے چند افراد کو ہے اور جسے سب سے حتیٰ کہ اعلیٰ حکام تک سے چھپایا گیا ہے، کیپٹن احمد رضا نے کہا۔ کیا ہے وہ منصوبہ؟ صفدر نے پوچھا۔ ان کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں لیکن ان سب کی نظریں آسمان پر اترنے کے لیے چکر لگاتے ہوئے طیارے پر جمی تھی۔ اس طیارے میں دو الاباس آ رہے ہیں اور دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن ان میں ایک نقلی ہے اور ایک اصلی۔ طیارہ ٹیکسی کرتے جب اگبی طرف پہنچے گا تو وہاں نقلی الاباس اتر کر چلا جائے گا اور جس کا استقبال ملٹری انٹیلیجنس کا ایک کیپٹن احسان کرے گا، جبکہ اس کے ساتھی وہاں اس احاطے میں موجود ہیں تاکہ اگر یہودی ایجنٹوں نے اگبی طرف سے کوئی پلان بنا رکھا ہو تو وہ بھی نوٹ کی جا سکے، جبکہ اصل عباس یہاں آ کر اترے گا اور کہاں بھی یہی جائے گا کہ پہلے اترنے والا اصلی عباس ہے، حالانکہ وہ نقلی ہوگا۔ اس طرح معاملات مشکوک ہو جائیں گے اور یہودی ایجنٹ اپنی پلاننگ پر عمل نہیں کر سکیں گے، کیپٹن احمد رضا نے کہا۔ یہ تو انتہائی احمقانہ منصوبہ ہے، لیکن تمہیں کیسے اس کا پتہ چلا؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کا سیکیورٹی انچارج ملٹری انٹیلیجنس کا کرنل شفقت ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، اس نے مجھے بتایا، کیپٹن احمد رضا نے جواب دیتے کہا۔ اسی لمحے طیارہ رن وے پر اتر گیا تھا اور ٹیکسی کرتا ہوا اس جگہ کی طرف بڑھنے لگا جدھر سب لوگ موجود تھے۔ طیارے کے آگے راستہ بنانے والی جیپ جس پر فالو می لکھا ہوا تھا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ کوئی اترا تو نہیں؟ طیارہ تو مسلسل چلتا رہا ہے، صفدر نے کہا۔ جیسے ہی وہ مڑا ہوگا نقلی الاباس تو اتر گیا ہوگا نا؟ طیارے کے سامنے ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں تو کیا رن وے پر موجود کمانڈرز کو بھی نظر نہیں آئے گا، کیپٹن احمد رضا نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ طیارہ آہستہ آہستہ فالو می جیپ کا پیچھا کرتا اس طرف آ رہا تھا جہاں اعلیٰ حکام موجود تھے۔ پھر جب طیارہ اپنے رکنے کی جگہ پر پہنچا تو فالو می جیپ تیزی سے گھوم کر ہینگرز کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اعلیٰ حکام چار بڑی بلٹ پروف اور بم پروف کاروں میں سوار تیزی سے کچھ دور کھڑے طیارے کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے دائیں بائیں کمانڈوز کی جیپیں تھیں، چاروں طرف کاریں طیارے کے عقب میں جا کر رک گئی تھیں اور اعلیٰ حکام نیچے اترے تو اگبی حصے سے سیڑھی نیچے لگائی گئی تھی۔ پھر دو مسلح کمانڈو جن کا تعلق پاک ایشیا سے تھا باہر آئے اور تیزی سے سیڑھی اتر کر سائڈ پر الرٹ حالت میں کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد لائٹ گرین سوٹ پہنے سر سے گنجے الاباس نمودار ہوئے اور پھر انہیں دیکھ کر سب مزید الرٹ ہو گئے۔ وہ مسکراتے سیڑھی اتر کر نیچے آئے تھے تو اعلیٰ حکام نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور انہیں کار کی اگبی سیٹ پر بٹھا دیا تھا۔ اس کے بعد 6 افراد جن میں 2 عورتیں تھیں سیڑھی اتر کر نیچے آئیں اور اعلیٰ حکام سے ملنے کے بعد وہ بھی کاروں میں بیٹھ گئی تھیں، جبکہ اعلیٰ حکام جن کی تعداد 4 تھی وہ بھی ایک بڑی سی کار میں سوار ہو گئے اور پھر یہ قافلہ تیزی سے چلتا ہوا ایئرپورٹ کے ایک علیحدہ راستے سے بڑھتا چلا گیا تھا جہاں ہر طرف مسلح کمانڈوز موجود تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کاروں کا یہ قافلہ گیٹ کے اس طرف کر کے صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ٹرمینل سے ہارن کی آواز سنائی دینے لگی جس کا مطلب تھا کہ اسپیشل ٹاسک ختم ہو گیا ہے اور اب وہاں معاملات کو نارمل کر دیا جائے۔ آؤ کیپٹن، ہم بھی چلیں، صفدر نے ایک طویل سانس لیتے کہا۔ ہمیں بھی تو ہوٹل گرینڈ جانا ہے جہاں یہ قافلہ گیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، ہمیں بھی 3 روز تک ہوٹل گرینڈ میں ہی رہنا ہوگا، صفدر نے جواب دیا اور پھر وہ دونوں مڑ کر پارکنگ میں موجود اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے تھے۔ راستے میں جب صفدر نے کیپٹن احمد رضا کی بتائی ہوئی بات کیپٹن شکیل کو بتائی تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ او، یہ تو بہت غلط کام ہوا، یہ تو انتہائی احمقانہ فیصلہ ہے۔ اگر وہاں یہودی ایجنٹوں کا خطرہ تھا تو پھر وہاں کمانڈوز تعینات کیے جا سکتے تھے، پھر نہ وہاں کسی نقلی الاباس کو لے جایا جاتا، اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں اصلی الاباس کو اتارا گیا ہو اور نقلی کو یہاں سب کے سامنے لایا گیا ہو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ او، تم تو ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہمیں پہلے وہاں جانا چاہیے تاکہ معاملات کو چیک کر سکیں، صفدر نے کہا۔ کیا تمہیں اس جگہ اور وہاں جانے والے راستے کا علم ہے؟ کیپٹن شکیل نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، میں نے دور دور تک ریکی کی ہوئی ہے، صفدر نے کہا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے گاڑی کو بائیں ہاتھ موڑ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کچی سڑک پر پہنچ کر تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایئرپورٹ کی حدود ان کے بائیں ہاتھ پر تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایئرپورٹ کی حدود کراس کر کے آگے بڑھے جہاں
ऊंची झाड़ियों की कसरत थी। दूर से एक अहाता उन्हें नजर आ रहा था, जिसका बड़ा फाटक खुला हुआ था। इस अहाते के अलावा वहां दूर दूर तक कोई इमारत नहीं थी, बल्कि दूर दूर तक ऊंची झाड़ियां फैली हुई थी। सफदर ने गाड़ी का रुख अहाते की जानिब कर दिया था। थोड़ी देर बाद वो अहाते ही के खुले हुए फाटक के सामने पहुंचे तो सफदर ने यहलक पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाई और टायर अचानक और फुल ब्रेक लगने से चीख पड़े थे। उन्हें सामने 7-8 अफराद जमीन पर पड़े हुए नजर आए और वहां हर तरफ खून फैला हुआ था। बाकी अगली केस में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।